हम लोग एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम लोग सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स एक्सपेरिमेंट कर सकें और अपनी लर्निंग्स शेयर कर सकें, ताकि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड बिकम बेटर इंजीनियर्स एंड लर्न एंड ग्रो फ्रॉम ईच अदर। हम लोग कोशिश करेंगे कि डिस्कशंस जो हैं वो 3 बजे तक रैप अप कर लें, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है। उसके बाद जो है वो हम लोग कोडिंग काटा में जाएंगे और 5:15 तक जो है हम लोग वापस आ जाएंगे और फिर एक शॉर्ट डेट सेशन हो जाएगा, इसमें हम सब अपने सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे होंगे। जस्ट टू रिटरेट कि ये डिस्कशन खासतौर से नए जो आए हैं आज, कि दिस इज नॉट समथिंग यहाँ पे एक बंदा से पढ़ा रहा होगा, तो मोर लाइक कि हम लोग अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे होते हैं। आई थिंक ये कॉमन यूज केस होता है कि हम लोग जो है वो मतलब ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, दैट्स हाउ प्रोग्राम इज मेड। बहुत दफ़ा ये होता है कि हमारे कोड की रीडेबिलिटी या उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा ऐड हो रही होती है, जस्ट बिकॉज के अंदर बहुत ज़्यादा नेस्टेड इफ्स होते हैं या बहुत सारे इफ एल्स सिचुएशन क्रिएट हुई हुई होती हैं। इसकी वजह से कोड बहुत मेसी हो जाता है और इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड कि उसकी इंटेंट क्या है, इट्स हार्ड टू ऐड न्यू फीचर्स और डिबग एन इशू। इज दिस रिलेटेबल? किसी के साथ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं? मैं अक्सर सोचता हूँ कोड में कि मैं नल चेकिंग कैसे करूँ कि ऑब्जेक्ट पास हो रहा है सही से, तो उसके अंदर कहीं रन टाइम के बीच में कोई वैल्यू रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है, और मैं चेक कैसे करूँ। अक्सर प्रॉब्लम मुझे आती है ये। सो इफ एल्स में यहाँ पे लगाना पड़ता है काफ़ी। नल चेकिंग डेफिनेटली सबसे बड़ी एग्जांपल है जहाँ पे हमें कंडीशनल्स यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया कि आज के यानी कि लर्निंग सेशन में और कैटा सेशन के अंदर इसी चीज़ को फोकस करेंगे मेजरली कंडीशनल्स के साथ साथ। वैसे अगर हम डायरेक्ट ज़्यादा फोकस ना रखें अपनी कोड क्वालिटी पे और अपने मेथड्स की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साइज पे, तो ऐसा बहुत जल्दी हो जाता है कि हमें बहुत सारे इफ एल्सेस नेस्टेड इफ एल्सेस मिल जाते हैं। तो उससे डेफिनेटली 2-3 दिन बाद अगर आप कोड को दोबारा देखते हैं तो आपको एक बार कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना पड़ता है दोबारा, बस इस पर इसके कि आप मेथड का नाम पढ़ें और आपको क्लियर हो जाए कि करना क्या चाह रहे थे आप। यूजुअली मेरे साथ ये होता है कि कोड स्टार्ट होता है बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ, एक इफ का चेक लगता है, फिर एक फीचर आता है, फिर उसके अंदर उसके नीचे एक और इफ लगता है, फिर उसके नीचे एक और इफ लगता है, फिर ये साइकिल कंटिन्यू होता जाता है और फिर कोड पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ ये होता है अक्सर कि होता है ये कि उसके एवरी टाइम एक इफ एल्स आता है तो कोड बेसिकली ब्रांच कर जाता है कि वो 2 आउटकम्स दे सकता है, और उसके अंदर एक और इफ आता है तो फिर वो और ब्रांच कर जाता है कि वो 4 आउटकम दे सकता है। तो उसको जो माइंड में मैप करना होता है, खासतौर कोड अगर आपने खुद ना लिखा हो, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एट टाइम्स मैंने बकायदा जो है वो जगह जगह कमेंट्स छोड़ रहा होता हूँ, बिल्कुल जिसकी मतलब विजुलाइज करने से जंगल से गुजर रहे होते हैं, दरख्त पे हम निशान लगा लगा के जा रहे होते हैं ना, इस तरह लगा लगा के जा रहा होता हूँ, कैसे ठीक है ये यूं जाएगा तो इस तरह होगा, यूं जाएगा। इतना टाइम लगता है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगले की इंटेंट क्या थी। तो बेसिकली एक चीज़ हमने पिक किया वो ये है कि अगर ज़्यादा इफ एल्सेस हो जाएं तो कॉन्टेक्स्ट ढूंढना या अगले की इंटेंट फाइंड करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा परम्यूटेशन लगानी पड़ती है, कितने फ्लोज चल सकते हैं। और एट टाइम्स मुझे लगता है कि अगर जो है वो मे बी जब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वायलेट हो रही होती है, कि मे बी एट टाइम होता है कि जो एल्स कंडीशन होती है वो बहुत ही डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी फंक्शन के अंदर लिखी हुई होती है। तो जब जब टेस्ट लिखते हैं तो आपको जो है वो एक ही टेस्ट में मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेस्ट करनी पड़ रही होती है। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक एक्सेलरेट का मेथड है जो एक कार को इनपुट लेता है और उसके ऊपर स्विच करता है कार की ट्रांसमिशन के ऊपर। अगर ऑटोमेटिक होती है तो कार की स्पीड एक सर्टेन वे में इम्प्रूव करता है, अगर मैनुअल होती है तो फिर कार की स्पीड एक सर्टेन वे में इंक्रीज करता है। यहाँ पे व्हाट कोड स्मेल्स डू यू गाइस सी, या व्हाट वायलेशंस डू यू सी? क्या मिस्टेक्स क्रिएट कर सकता है ये कोड? कुछ हिंट्स दिए ऑन द राइट। केस के अंदर जो हम कार्ड और स्पीड बाय इंक्रीज कर रहे हैं 5, तो ये एक पॉल्यूशन है। सेकंड, इफ की कंडीशन बता रहे हैं कि अगर कोड फ्लो चेंज हो जाएगा उससे कि पहले स्पीड और फिर गियर अप करो, ये चीज़ एक फंक्शन के अंदर होनी चाहिए थी।
यप, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इनटू स्मॉलर फंक्शन, कोई मीनिंगफुल नाम भी दे सकते हैं उसको। इधर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली टेल डोंट आस्क लिखा हुआ है, ये इसकी खास वायलेशन हो रही है इधर, क्योंकि टेल डोंट आस्क का प्रिंसिपल जो है ना बेसिकली ऊप मेजरली इस पे बेस कर रही होती है। ऊप में होता ये कि ऑब्जेक्ट्स को हम मैसेज पास कर रहे होते हैं, उसको कमांड दे रहे होते हैं या बता रहे होते हैं कि क्या ऑपरेशन करना है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने उसकी स्टेट रखी होती है यानी कि प्रॉपर्टीज रखी होती हैं, और कुछ पब्लिक फंक्शंस होते हैं जो हमने एक्सपोज किया होता है। तो बाहर से हम उन पब्लिक फंक्शंस को कॉल करके बेसिकली ऑब्जेक्ट को मैसेज पास करते हैं कि डू समथिंग विद योर स्टेट, की अपनी प्रॉपर्टीज का कोई फंक्शन कोई ऑपरेशन करो, उनको अपडेट करो, म्यूटेट करो, कुछ भी। तो इस वाली एग्जांपल में क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि कार से पहले उसके गेट ट्रांसमिशन करके उसकी ट्रांसमिशन टाइम मंगवा रहे हैं, और उसके बाद फिर उसकी स्पीड गेट करा के उसके हिसाब से भी कार डॉट गेट अप करा रहे हैं। तो ये जो लॉजिक है उसकी स्पीड मंगवा के बेसिकली वी आस्क फॉर स्पीड और उसके हिसाब से हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ऊप के जो मेजर एक प्रिंसिपल है टीडी है, टेल डोंट आस्क, उसके अगेंस्ट जा रहा है। हमें करना ये चाहिए कि कार डॉट इंक्रीज स्पीड या कार डॉट एक्सेलरेट करना चाहिए। तो हमारा ये वाला काम जो है कार के अंदर होना चाहिए, हमें कार के अंदर से उसकी स्टेट या प्रॉपर्टीज नहीं मंगवानी चाहिए। यप, वेरी राइट, ये कार की स्टेट मंगवाते और फिर कार को चेंज करता है, तो ये प्रोबेबली कार के अंदर ही होना चाहिए। एक और और कुछ? चीज़ जो ये कार डॉट गेट ट्रांसमिशन कर रहा है, वी आर गेटिंग कार्स इंटरनल implementation details, automatic or manual. This should also be inside the car. यप, मतलब आई थिंक सोबान भी यही कह रहे हैं कि दिस होल थिंग शुड बी इनसाइड द कार, हमें कार की स्टेट पूछ के उसी को खुद चेंज नहीं करना चाहिए, ये चीज़ पूरी कार के अंदर ही जा सकती है प्रॉब्ली। बेसिकली फंक्शन होना चाहिए था कार डॉट एक्सीलरेट, एक्सीलरेट के अंदर जो फंक्शन था वो खुद से उसकी ट्रांसमिशन को यूज करके और स्पीड यूज करके गियर अप करते थे। यप, और फिर ये साइड Go नमक भाई ahead. कंटिन्यू करें। और फिर ये जितने भी पब्लिक फंक्शंस एक्सपोज किए हुए हैं, गेट ट्रांसमिशन, गेट स्पीड, इंक्रीज स्पीड, ये सारी चीज़ें प्राइवेट हो सकती है। एक इशू वैसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो बैक पे जो कोड चल रहा होता है मशीन लेवल पे, उसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, उसमें तो सिंपल सीक्वेंस ऑफ असेंबली की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो उसमें जो आपके पास ये जो कार की ऑब्जेक्ट बनी हुई है या एक्सलरेट का फंक्शन है, इसमें जो जिस तरह से हमें ये फंक्शन नजर आ रहा है क्लोजर टू दिस होता है हमारा ऊप का कोड कंपाइल होने के बाद, रेदर देन के एक कार की क्लास हो उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस हो। होता ही है कि एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन पॉइंटर होता है, बेसिकली एक कोड का पीस होता है जिसके अंदर आपकी एक ऑब्जेक्ट जा रही होती है या एक ऑब्जेक्ट का पॉइंटर जा रहा होता है। ऑब्जेक्ट भी सेल्फ एक्सट्रैक्ट होती है सिर्फ, यानी कि उसमें सिर्फ डाटा होता है, फंक्शन सारे साइड पे हो जाते हैं। तो खैर लेकिन कहने का मतलब ये कि जो अभी जो कोड लिखा है ये इट्स क्लोजर टू असेंबली देन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो इसको डेफिनेटली हम अच्छा कर सकते हैं। एक लास्ट चीज इसमें जरूर ऐड करूंगा। एक मसला इसमें ये भी है कि इसमें डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन इस तरह है कि लेट्स से हमने क्योंकि ये टेल डोंट आस्क नहीं किया हुआ है, बाहर निकाला हुआ है इसको, तो लेट्स से एक और कल को फंक्शन बनाते हैं हम लोग डी एक्सीलरेट का या ब्रेक्स का, तो उसमें दोबारा मुझे केस स्विच बनाना पड़ेगा और देखना होगा कि ऑटोमेटिक अगर है तो गियर डाउन कर जाए और मैनुअल में मैं कुछ नहीं करूंगा। तो एक ये डुप्लीकेशन बड़ी ऐड हो उसमें ज़रूर ऐड हो रही है कि हर जगह मुझे जो है वो केस स्विच लगाना पड़ रहा है। यप, करेक्ट, तो इसी वजह से ये जो एक ओ अब्यूज़र्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो एक क्लास ऑफ कोड स्मेल्स होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब्यूज़र्स, उसमें स्विच स्टेटमेंट्स और इफ़ कंडीशनल्स को कोड स्मेल अज्यूम किया जाता है। एग्जैक्टली इसी वजह से जो अभी जाजिब ने बताई कि इस तरह की कंडीशंस प्रॉब्ली कोड के अंदर बहुत सारी जगहों पे स्प्रेड हुई भी होंगी, एक्सेलरेट में भी होगा, डिसेलरेट में भी होगा, ब्रेक के अंदर भी होगा, हर जगह इस तरह से कंडीशन लगी हुई होगी। और अगर हमें एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ती है तो हमें बहुत सारी जगहों पे जाके ये चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर एक दो और वायोलेशंस भी हैं, कोड स्मेल्स भी हैं। यहाँ पे हमें क्लियरली इस पीस ऑफ कोड के अंदर वी कैन सी टू रीजंस टू चेंज। अगर ऑटोमेटिक कार कभी भी चेंज होती है तो हमें इसी फंक्शन के अंदर आके चेंज करना पड़ेगा, अगर मैनुअल कार कभी भी चेंज होती है तो हमें इस फंक्शन के अंदर आके चेंज करना पड़ेगा।
तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि एवरी यूनिट ऑफ वर्क क्लास मेथड जो भी हो इट शुड ओनली हैव वन रीज़न टू चेंज। तो यहाँ पे एक तो सॉलिड प्रिंसिपल्स की एस की वायोलेशन है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। दूसरा ये है कि सपोज करते हैं एक नई फीचर रिक्वेस्ट आती है, जो आई थिंक जाज़िब भी इसी तरह की एग्जांपल दे रहे थे। एक और फीचर रिक्वेस्ट आती है, हमें सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऐड करनी पड़ती है या ड्यूल क्लच या पता नहीं बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हमें इसी क्लास को बार बार मॉडिफाई करना पड़ेगा। और सॉलिड का वो होता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि मेथड्स क्लासेस शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन लेकिन क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। तो ये दिस इज़ नॉट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन, हमें इसी मेथड को बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फीचर रिक्वेस्ट आई है कि हमें केस ऑटो स्पेक्टेकुलर मैटिक ऐड करना है, तो हमें इसी फंक्शन को एक खोल के मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अब इसे सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं? एक पॉसिबल वे ये है कि वह पहला काम तो ये कर सकते हैं कि इस मेथड को कार के अंदर ही मूव कर देते हैं, एक्सेलरेट का मेथड कार के अंदर ही मूव कर देते हैं, फिर हमें इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वही कोड है, थोड़ा सा शॉर्टन कर दिया। अब इस मेथड को कार के अंदर मूव कर देते हैं, हमें गेट ट्रांसमिशन से पहले फिर कार लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और कार पास करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे हमने कार के अंदर मूव कर दिया इसको। अब हम ये कर सकते हैं कि कार की दो सब क्लासेस बना सकते हैं, एक मैनुअल कार और एक ऑटोमेटिक कार, और दोनों के एक एक्सेलरेट के मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं टू हैव द बिहेवियर जो कि ऑटोमेटिक कार के पास होना चाहिए और जो मैनुअल कार के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक कार बना दिया, उसके एक्सेलरेट के मेथड को ओवरराइड कर दिया विथ ऑटोमेटिक कार का बिहेवियर। और सिमिलरली हम एक मैनुअल कार बना सकते हैं जिसके एक्सेलरेट के अंदर हम मैनुअल कार की एक्सेलरेशन का बिहेवियर डाल दें। इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग सब क्लासिंग। कोई सवाल है किसी को? एक बात ऐड करनी थी खाली कि बेसिकली अगर मेरी बोलो। एक बात ऐड करनी थी कि अगर हम इसी प्रोडक्ट को विल्पर समझने वाली क्लास कार की क्लास को हम यूज़ कर रहे हैं, हम एक और जगह इसको रीयूज़ करना चाह रहे हैं, तो अगर ये कार वाले फंक्शनलिटी अगर खाली कार के अंदर होगी तो हम इजीली इसको यूज़ कर सकेंगे। फिर हमें कार की फंक्शनलिटी को अलग यूज़ करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन वाली को अलग जाके करना पड़ेगा। तो ये ऑल्सो जो पैकेजिंग हो रही है वो भी सही नहीं हो रही। बेसिकली मेहदी ये कह रहा है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन की लॉजिक है वो किसी और जगह पे है, और जो आपके पास कार का जो कार की लॉजिक है काफी सारी एक और जगह पे। अब उन दोनों को लिंक करने के लिए बेसिकली आपको दो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली क्लासेस को या पैकेजेस को आपस में लिंक करना पड़ा है। बेसिकली दो डिफरेंट चीजें आपस में कपल हो रही हैं जो कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे की। तो एक का बोझ दूसरे पे आ रहा है, अगर एक में चेंजेस आएंगे तो दूसरे में चेंजेस आएंगे। तो ऐसा कोड मेरे ख्याल से लिखना ही नहीं चाहिए। Yep. तो कुछ कह रहा था? नहीं कह रहे थे बेसिकली हम लोग कार को एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं और फिर उससे एक्सटेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स टू टैकल दैट सिचुएशन। यस। यहाँ पे go ahead. एक चीज़ ये भी हो रही है कि हम जो शॉटगन सर्जरी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी वो भी बचत हो रही है कि जो कि एज मेहदी सेट के, क्योंकि जो एक्सटेंशन की लॉजिक डिकपल्ड कहीं और पड़ी हुई थी तो हो सकता है वो 5-6 जगह पे कहीं पड़ी हुई हो और फिर हमें वो नया फीचर ऐड करना होता है तो हम 5-6 जगह पे जाके चेंजेस करते हैं। तो अब जो बहुत क्लियरली जो ऑप्शन स्ट्रिंग मैचिंग करके और पूरा कोड जो ढूंढ होते हैं कहाँ कहाँ पे जो है वो गेट ट्रांसमिशन कॉल हुआ था और फिर उस पर लॉजिक बिल्ड हुई थी कि नहीं हुई थी। तो अब हम बहुत क्लियर हैं कि ट्रांसमिशन की लॉजिक कार के अंदर ही लिखी हुई होती है। दो जो सॉलिड की वायोलेशंस थी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमने रीजंस फॉर चेंज भी सेपरेट आउट कर दिया दो अलग क्लासेस के अंदर। और अगर एक्सटेंड करना होगा तो हमें एग्जिस्टिंग क्लासेस या मेथड्स को टच करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक और क्लास ऐड कर सकता हूँ। बेसिकली ये एक तरीका था कि स्विच स्टेटमेंट से बचने के लिए। एक और एग्जांपल है,
लेट्स से कि कोड ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता था कि पहले कार एग्जिस्ट करती थी और कार्स ऑलरेडी टेस्ला रोडस्टर और सिविक और फोर्ड जेटी एग्जिस्ट करता है, और अब हमें सेम चीज़ इंप्लीमेंट करनी है कि हमारे पास मसला ये ट्रांसमिशन जो है वो आउटसाइड ऑफ कार रखी हुई है, तो उसको हम आप किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किसी का कोई सोल्यूशन है इसके लिए? हमने उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीसेट कर दिया, वी हैव गॉन बैक टू दैट ओरिजिनल एक्सेलरेट का मेथड, लेकिन अब सर्कमस्टांसेस ये हैं कि इसकी एक ऑलरेडी हायरार्की बनी हुई थी कार की, पहले कार के नीचे कुछ भी नहीं था तो हमने ऑटोमेटिक और मैनुअल ऐड कर दिया था, लेकिन अब एक एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स हायरार्की एग्जिस्ट करती है। इस केस में हम स्ट्रेटजी पैटर्न्स को अप्लाई कर सकते हैं, कंपोज द क्लास यूजिंग इंडिविजुअल बिहेवियर्स। यप, हमने भी इसी यही प्रपोज किया हुआ था। और कोई सजेशन किसी के पास? सजेशन था वो जाजिब भाई ने जो डिस्क्लोज कर दिया। अच्छा, नहीं, हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। एक हम ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से कार से ऑटोमेटिक कार और मैनुअल कार एक्सटेंड करा लेते हैं, और फिर ऑटोमेटिक कार से जो है टेस्ला को एक्सटेंड करा देते हैं, और होंडा सिविक खुद के एक ऑटोमेटिक वर्जन एक्सटेंड कराते हैं, एक मैनुअल वर्जन एक्सटेंड कराते हैं। आई थिंक फोर्ड के साथ भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो एक तरीका ये था कि क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाती, लेकिन हमारे पास फीचर्स जो है वो आ जाते हैं। लेकिन एक फायदा ये होता कि फ्यूचर में कोई नई कार ऐड करनी होती तो वो सिंपली एक नई इम्प्लीमेंटेशन करनी होती हमें मैनुअल की ऑटोमेटिक की। मुझे उसमें कोड रिडंडेंसी भी तो बढ़ जाती। हाँ, आई गेस सबसे बड़ा मसला उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा क्लासेस आ जाती। कल कोई फिर अगर नई ट्रांसमिशन आनी थी, लेट्स से जो सेमी ऑटोमेटिक था, तो वो कार से एक्सटेंड होती है, और फिर जो वो टेस्ला की 3-4 गाड़ियाँ एग्जिस्ट करती हैं, सिविक की 3-4 क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, और वो हर हर उसकी बहुत सारी क्लासेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो वो काफ़ी मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। जितना टॉप ऑफ द ट्री जो एक फीचर ऐड होता है, उतने ज़्यादा उसके रिपरकशंस होते हैं। लेकिन इसमें डेफिनेटली ट्रेड ऑफ है कि किस जगह पे जाके आपके पास जो है वो रेपिटेशन जो है वो रीडेबिलिटी के अगेंस्ट जाएगी। यानी कि ज़्यादा क्लासेस होना एसेंशियली कोई बुरी बात नहीं है। इससे ये नज़र आ रहा है कि आपका कोड मे बी वेल स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ को अगर अलग क्लास में किया हो तो डेफिनेटली वहाँ पे इशू होगा। लेकिन ये जो सिनेरियो है इसके अंदर मेरे ख्याल से अलग क्लासेस आना इट्स अ गुड थिंग। यानी कि अलग एक और हायरार्की बना देना इनके ऊपर, ऑटोमेटिक और मैनुअल की। तो यस, मेरा ये सवाल है कि इसमें डिज़ाइन डिसीजंस कैसे ले सकता है बंदा, कि ये डिसाइड करना है कि जो है वो कौन से वे पे जाना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे जो केस दिख रहा है कि उसमें दो हमारे पास हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। हो सकता है कि कल को और चीज़ें भी आएँ, तो इस केस में डिज़ाइन डिसीजंस हमें कब लेने चाहिए? अर्ली लेने चाहिए फिर, या बाद में सोचना चाहिए कि जब आएंगी तो सोचेंगे? कि हायरार्किकल नहीं करना चाहिए और ऑब्जेक्ट रख लेना चाहिए जैसे ताहिर ने बताया स्ट्रेटजी पैटर्न? मैं इस तरह से इसको सोचता हूँ कि यू aren't going to need it. Right now you have let's say सिर्फ ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन है। इन द फ्यूचर यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ये सब गाड़ियाँ इम्प्लीमेंट करनी होगी, सो यू गो विद द इनिशियल अप्रोच। तो यहाँ पे जैसे ट्रांसमिशन वाली चीज़ ऑब्वियस है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इतना ज़्यादा आप फेमिलियर नहीं होते, तो उस केस के अंदर जैसे अभी सुभान ने बताया कि हायरार्किकल भी हम फॉलो कर सकते हैं। उसमें मतलब डिज़ाइन डिसीजंस हमारे क्या होने चाहिए जर्नली, अगर एक प्रॉब्लम को देख रहा हूँ? इसके अलावा भाई ने मेरे ख्याल से रूल ऑफ 3 एक बार बताया था कि हम डायरेक्ट जब पहली बार कोड करने बैठेंगे तो हम उसी वक्त एब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं कर देंगे, या उसी वक्त हम एक्सटेंशन स्टार्ट नहीं कर देंगे, बल्कि हम ये करेंगे जब तक हमारे पास एटलीस्ट 3 क्लासेस विद सिमिलर फंक्शनैलिटी ना आ जाए, तब तक हम उनको एक जनरल क्लास के अंदर से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एक्सटेंड नहीं करेंगे बेसिकली। तो बेसिकली अगर आपके इनिशियली सिर्फ टेस्ला रोडस्टर है तो सिर्फ एक टेस्ला रोडस्टर की क्लास बनाएं और उसको यूज़ करें। लेकिन फिर आपके पास जब बाद में 2-3 और क्लासेस आ गई, होंडा सिविक आ गई, फोर्ड जीटी आ गई, फिर ऑफ कोर्स एक कार की क्लास बन सकती है और जो कॉमन फीचर्स हैं वो कार में चले जाएंगे और बाकी सब में स्पेसिफिक फीचर्स चले जाएंगे।
लेकिन बाद में अगर और यानी कि हायरार्की बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त कर लेंगे, क्योंकि डिज़ाइन हमेशा पहली बार में परफेक्ट नहीं बनता। यही तो रीज़न है कि मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं वो वर्क जो वाटरफॉल मेथड है उसको ज़्यादा फॉलो नहीं करते अनटिल कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि बहुत ही उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत सॉलिड हो। एक चीज़ ये होती है जो मैं इसमें सोचता हूँ कि मैं जो है वो कोशिश करने मतलब फ्यूचर देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीज़ जो ऐड होगी। जैसे कि अभी हमें पता है कि यहाँ पे कि जो ट्रांसमिशन है वो एक नया आने वाला है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब जो ताहिर वाला स्ट्रेटेजी पैटर्न है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हम लोग जो है वो गाड़ियाँ से जीती नहीं जाएंगे और जो ट्रांसमिशन बहुत सारे आते जाएंगे, तो इट्स इजी टू कि हम उसको अलग क्लास में ले आए और उसको कंपोजिशन के थ्रू इंजेक्ट करते रहे। अगर उल्टा होना था, लेट्स से कि जो है वो ट्रांसमिशन इतनी ही रहने थे और लेट्स से कि गाड़ियाँ जब वो बढ़ते जानी थी, तो मे बी जो है वो जो प्रीवियस एग्जांपल थी वो ज़्यादा सही लगती है उसके ऊपर, इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिशन, कि हम लोग जब क्लासेस बढ़ाते जाते हैं इनकी गाड़ियों की और उसको जो हम लोग उसी में छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक या मैनुअल में ही छोड़ देते हैं। डिसीजन लेते हुए क्या हम इनको इन केपीआईज को फॉलो कर सकते हैं कि कार हैज ए ट्रांसमिशन और होंडा सिविक इज अ कार, तो इससे हमारा डिसीजन आसान हो जाए कि हमें मतलब जैसे स्ट्रेटजी पैटर्न की इम्प्लीमेंटेशन या उसकी तरफ हमारा इनिशियल जो थॉट्स हैं वो जनरेट हो सकते हैं इस तरीके से। कर सकते हैं, लेकिन इसको ना बहुत हमने लास्ट में सॉलिड में ये पढ़ा था कि जरूरी नहीं कि हर दफा का वो सेंटेंस इसमें बैठ रहा हो तो वो सही भी है। जैसे इसमें बहुत से एग्जांपल दिया था, जस्ट बिकॉज इट वॉक्स लाइक अ डक एंड टॉक्स लाइक अ डक बट नीड्स बैटरीज, डजंट मीन कि उसको कंपोज कर दो एक टॉय और एक एक्चुअल डक है, और इन रियलिस्ट वो बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं। तो एट टाइम्स ये होता है कि चीजें इंग्लिश में बड़ी सिमिलर लग रही होती हैं बट वो होती नहीं है बाद में। तो इसको मतलब 100% हम नहीं यूज कर सकते इस चीज को। इसके लिए एक टेस्ट भी है, उसको थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे मुझे जो अभी बेसिकली दो सवाल नज़र आ रहे हैं कि व्हेन टू एब्स्ट्रैक्ट और फिर कौन सी एब्स्ट्रैक्शन पे जाएं। तो व्हेन टू एब्स्ट्रैक्ट का तो एक सिंपल सा आंसर ये हो सकता है कि सपोज करें कि ये सेम चीज़, ये केस ऑटोमेटिक केस मैनुअल हमें दूसरी जगहों पे नज़र आने लगती है, डुप्लीकेशन नज़र आने लगती है डिसेलरेट के अंदर भी कहीं और पे भी, तो दैट्स अ गुड इंडिकेटर कि हमें किसी एब्स्ट्रैक्शन पे जाना है। या दूसरा कोड स्मेल या इंडिकेटर ये हो सकता है कि जो जाजिब ने कहा कि इसी को हमें एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो दैट्स अ गुड साइन एज वेल कि हमें किसी एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर ये कोड पीस ऑफ कोड कभी भी चेंज ही नहीं होता या ऐसे ही रहता है या एक ही जगह पे इसकी कोई डुप्लीकेशन भी नहीं है, तो फिर प्रॉब्ली इट्स वेल एंड गुड। अब दूसरा सवाल ये कौन सी एब्स्ट्रैक्शन पे जाएं। एक तो हमने सब क्लासिंग देख लिया, अब हम स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देख लेते हैं इस पर। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन का बिहेवियर था उसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं इनटू इट्स ओन क्लास, ट्रांसमिशन बॉक्स उसको नाम दे देते हैं, और उसके अंदर एक ही यही एक्सेलरेट का बिहेवियर होगा और दो ट्रांसमिशन बॉक्सेस बना देते हैं, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बॉक्स और एक मैनुअल ट्रांसमिशन बॉक्स, और दोनों के अंदर अपने अपने एक्सेलरेट के मेथड्स डाल देता हूँ। अब क्या करेंगे कि जो भी कार है, फॉर एग्जांपल टेस्ला की सीरीज़ पता नहीं कौन सी होती है, एस सीरीज होती मॉडल एस सॉरी, तो उसके अंदर हम ट्रांसमिशन बॉक्स इंजेक्ट कर देते हैं और उसके एक्सेलरेट के मेथड के अंदर हम उस ट्रांसमिशन बॉक्स का एक्सेलरेट कॉल कर देते हैं। तो अब हम इसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन बॉक्स भी इंजेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बॉक्स भी इंजेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्ली इस बिहेवियर को मतलब ये इस इंजेक्शन के काम को कार सुपर क्लास में भी मूव कर सकते होंगे क्योंकि ये सब के अंदर होगा। तो अब हम टेस्ला को बना सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बॉक्स के साथ भी, मैनुअल को भी सिमिलरली हम फोर्ड को और होंडा को सबके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म विद स्ट्रैटेजी पैटर्न, बिहेवियर को प्लग इन करना। किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर इसके बाद हम बेसिकली ये देखेंगे कि स्ट्रैटेजी या सब क्लासिंग हम फिगर आउट कैसे कर सकते हैं कि कौन सा अप्लाई करें, विच एब्स्ट्रैक्शन टू अप्लाई, जो कि हम बात का क्वेश्चन है। किसी का कोई स्ट्रैटेजी पे क्वेश्चन है? तो सब क्लासिंग या स्ट्रैटेजी, यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जाजिब ने जैसे कहा कि
एक तो हमाद ने बताई बात कि इज़ अ हैज़ अ को यूज़ कर सकते हैं। अगर हैज़ अ है तो प्रोबेबली स्ट्रैटेजी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और अगर इज़ अ रिलेशन है तो हायरार्की या सब क्लासिंग की तरफ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जैसे जाजिब ने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती, बहुत बार हमें मिसलीड भी कर रही होती है। अब जैसे हमने पहले ये नाम रखा था मैनुअल कार इज़ अ कार या मैनुअल ट्रांसमिशन कार इज़ अ कार, तो इट साउंड्स परफेक्टली ऑल राइट, मतलब ऑफ कोर्स अ मैनुअल ट्रांसमिशन कार इज़ अ कार। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इज़ इट रियली, और इसको एक तरीका चेक करने का ये है कि एक सफिक्स रिमूवल टेस्ट होता है। इसका रियल नाम मुझे नहीं पता, ये हमने कल रात को ही फिगर आउट किया था, तो अगर किसी को इसका एक्चुअल नाम मिलता है तो वो शायद फेसबुक पे पोस्ट कर दे कुछ। सफिक्स रिमूवल टेस्ट में हम कर ये सकते हैं कि सपोज कर कि इस मैनुअल ट्रांसमिशन कार के अंदर से हम आगे से कार निकाल के देखते हैं, इसका सफिक्स हटा देता हैं, तो ये हो जाएगा मैनुअल ट्रांसमिशन इज़ अ कार। अब देखते हैं कि क्या इज़ अ रिलेशनशिप स्टिल होल्ड्स ट्रू और नॉट। अब लग रहा है कि मैनुअल ट्रांसमिशन इज़ अ कार। नहीं या तो अगर ये टेस्ला का मॉडल एस होता है तो टेस्ला मॉडल एस इज़ अ कार, और उसके आगे एक्चुअली हमें कार का सफिक्स लगाने की ज़रूरत है भी नहीं क्योंकि वो इम्प्लिसिटली कार ही है। तो एक तो ये सफिक्स होना इज़ अ बैड साइन, और अगर है सफिक्स तो हमें हमेशा निकाल के देख लेना चाहिए कि हम वी आर नॉट फूलिंग आवरसेल्व्स या फिर समवन इज़ नॉट फूलिंग अस। तो बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन कार का एक बिहेवियर है कि कार हैज़ अ मैनुअल ट्रांसमिशन बिहेवियर, तो यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी पैटर्न अप्लाई करनी चाहिए। इसी तरह से कार के बहुत सारे दूसरे बिहेवियर्स भी हो सकते हैं, तो वो सारे प्लग इन होने चाहिए उसके अंदर। शुड मतलब अगर इनहेरिट करने जाएंगे तो बहुत ही अजीब सी हायरार्की बनेगी और एंड में हम फंस जाएंगे कि उस हायरार्की को एक्सटेंड ही नहीं कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन है? मुझे ताहिर से पूछना है इतनी जल्दी डायरेक्ट स्ट्रेटजी पे कैसे पहुंचा था? तुक्का लगाया था। कैलकुलेटेड तो क्या मत। वैसे काटा सेशन का मकसद यही है कि जब हम एक चीज लर्न करने के बाद फौरन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो होता ये है कि जब हम कोड देखते हैं तो ताहिर भाई की तरह हमारे जहन में पहली चीज जो आती है वो करेक्ट, एक तरह से कह रहे हैं क्लोज टू करेक्ट रिस्पॉन्स होता है, क्लोज टू करेक्ट सोल्यूशन होता है। ताहिर बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, इसलिए ताहिर को जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें पता है। हम लोगों का भी एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो हम लोगों को भी चीज़ें पता चलने लगेंगी, और ये काटा सेशन इसके लिए बहुत हेल्प कर रहा है, मुझे तो एटलीस्ट। लाइक सिस्टम में चल वी डिडंट पे हमाद भाई, उनका पर्सनल ओपिनियन था ये। केस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। लेट्स से कार के अंदर जो है एट्रीब्यूटेड पैसेंजर जो कि समटाइम्स अवेलेबल होता है और समटाइम्स अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। और लेट्स से कि जो है मुझे पैसेंजर का गेट नेम करना है, तो हमारा एक जो नॉर्मल कन्वेंशनल कोड होता है वो यही होता है कि हम जो है वो पहले नल चेक लगाते हैं उसमें, और अगर नल होता है तो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, मतलब पैसेंजर नेम हम लिखते हैं सीटी, और वरना जो है वो हम एक्चुअल मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं। और फिर ये हमारे थ्रू आउट कोड हर जगह पे, क्योंकि ये फंक्शन कार पैसेंजर नल रिटर्न कर सकता है, जहाँ जहाँ कॉल होगा वहाँ पे नीचे पहला काम तो नल चेक लगाएंगे। एज सिंपल एज के पैसेंजर ने अपनी सीट पर अलर्ट चलाना था तो हम वहाँ पे ये आ जाता है। आई गेस ये बहुत आई गेस ये रिलेटेबल प्रॉब्लम होगा काफ़ी लोगों के कोड में, ये इश्यूज आते होंगे, स्पेशली जब वो डेटाबेस से कोई क्यूरी करते हैं, कोई चीज़ फैच करते हैं, तो उस टाइम पे भी बहुत सिमिलर इश्यूज आ रहे होते हैं। कोई यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वायोलेशन स्पॉट कर सकता? लिस्ट को सब्स्टिट्यूशन से रिवाइज करा देते हैं। इट इज समथिंग कि अगर जो है वो आपकी क्लास जो सब क्लास है और सम अदर क्लास, तो वो उसको हर जगह रिप्लेस कर सकती है विदाउट ब्रेकिंग द कोड और फंक्शनैलिटी। तो लाइक जहाँ जहाँ कार था वहाँ पे हम लोग टेस्ला मॉडल एस के क्लास अगर उससे रिप्लेस कर दें तो फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए।
ये नल रिटर्न कर रहा है एक केस के अंदर, एक केस में नल रिटर्न नहीं कर रहा है, ये वायलेशन है। यस, थिंग इज क्या पैसेंजर को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पैसेंजर डॉट गेट नेम एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, और जब हम लोग पैसेंजर की वैल्यू नल आ जाती है तो नल डॉट गेट नेम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बेसिकली वायलेशन है कि क्योंकि नल भी जो है सॉर्ट ऑफ एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट पैसेंजर से ही आ रहा है तो पैसेंजर ही है, तो मतलब जो भी एट्रीब्यूट वहाँ से आता है वो उसकी सब क्लास एग्जिस्ट करती है और फिर उस पर ऊपर ये फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि नहीं कर रहा। मतलब बिहेवियर चेंज हो गया नल के केस में और नॉर्म जो स्टैंडर्ड बिहेवियर था वो अलग हो गया। Yep. इस वायलेशन का नाम क्या था? इसका नाम क्या था? सब्स्टिट्यूशन सॉलिड का एल। इसका सोल्यूशन ये होता है कि हम लोग जो है वो एक नल क्लास जो है वो एक्सटेंड करवा देते हैं विच इज कॉल्ड द नल ऑब्जेक्ट पैटर्न, ठीक है, और उसमें हम लोग सारे वो बिहेवियर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो एक नल वेरिएबल हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इधर हम लोगों ने जो है वो मिसिंग पैसेंजर बना दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसकी गेट नेम में हमने वही चीज़ लिख दी जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज में आना चाहिए सीट इज एम्प्टी, और फास्टन सीट बेल्ट के अंदर जब हमने कुछ भी नहीं किया बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते हैं पैसेंजर नहीं बैठा हुआ तो कुछ भी ना हो, तो जो बिहेवियर हम नल में एक्सपेक्ट करते हैं बिहेवियर्स हम एक क्लास में डाल देते हैं, तो इस तरह जो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। अब हमारा कोड जो है वो इतना सिंपल हो जाता है कि बजाय उसके कि हर जगह हम इफ लगाते हैं और इफ को डिफरेंटली बिहेव करवाते हैं, हम डिस्प्ले डॉट गेट नेम कर देते हैं और पैसेंजर का नल आया होगा तो वो डेफिनेटली सीट इज एम्प्टी रिटर्न कर देगा। इस चीज़ में मेरा एक कंसर्न है, वी हैव ऑप्शनल जो कि इस सिचुएशन पे भी काफ़ी अच्छा मैप हो सकता था। हाँ, लेकिन ऑप्शनल लैंग्वेज स्पेसिफिक फीचर है, इसलिए बेसिकली हम लैंग्वेज एग्नोस्टिक होके देख रहे हैं चीजें, सिर्फ ऊप के लेंस से क्या ओके, ऑप्शनल जैसे डॉटनेट में नहीं होता। ऑप्शनल मतलब ज़्यादा और भी है कि ऑप्शनल में तुम जो है वो दो चीज़ें करते हैं, फिर भी ऑप्शनल रिटर्न करवाते हैं और फिर उस पर डॉट इज प्रेजेंट लगाते हैं और फिर भी बिहेव करवाते हैं। यहाँ जो है तुम एक ही लाइन में ऑप्शनल लगवाते हैं बट फिर डॉट और एल्स गेट करते हैं और एल्स गेट में तुम कुछ ना कुछ पैसेंजर का एट्रीब्यूट ही पास करवा कुछ ना कुछ करते हैं, वो ये इफ स्टेटमेंट को रिप्लेस नहीं कर पाता इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर हो गया, और कहीं एक जगह पे जो है वो एक नल ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर था वो हर जगह नहीं एक सिंगल क्लास का नहीं लेकर आ पाते। बेसिकली कोड ब्रांच आउट वहां भी हो रहा है लॉजिकली। सही, तो यहाँ पे हमने एक जो है वो डिफॉल्ट नल ऑब्जेक्ट रख लिया जिसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे रिटर्न के अंदर स्ट्रिंग इज एम्प्टी रखी थी, और जब भी नल का केस होगा तो हमने ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया और अगर उसका इंस्टेंस एग्जिस्ट करता होगा तो वो इंस्टेंस दे दिया। ऐसे ही है। ऐसे ही थिंग इज कि जो गेट पैसेंजर है इसके अंदर जरूर एक इफ लगा हुआ होगा जो चेक करता होगा कि नल है तो जो है वो मिसिंग पैसेंजर का ऑब्जेक्ट बना के भेज दे, लेकिन वो फिर इफ एक जगह पर होता है rather than कि हर जगह जहाँ से वो फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर हो। इसमें एक और चीज जो वो मैं ऐड कर दूं कि यूजुअली प्रोडक्शन कोड में या बड़े कोड बेसिस में हमारी कोशिश यही होती है कि ऑब्जेक्ट्स को न्यू करके इंस्टेंशिएट ना करें, बल्कि कोई फैक्ट्री हो हमारे पास या कोई क्रिएशन का कोई भी पैटर्न लगाओ जिसके थ्रू हम अपनी ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट करें। तो उसमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना, नल ऑब्जेक्ट पैटर्न इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है, पर इसमें इसका है कि जहाँ पे हमने न्यू करके ऑब्जेक्ट्स बनाई हो हर जगह। आई गेस डिफॉल्ट कंडीशन यही हो जाएगी। मैं इसको ऐसे रिलेट कर सकता हूँ कि मेरे पास एक दफ़ा एक प्रॉब्लम थी, उसमें मतलब मैंने नल चेक्स लगाए हुए थे लेकिन स्टिल एक सब एलिमेंट बाईपास हो गया। लेट्स से कि इस केस के अंदर पैसेंजर के पास भी अगर कोई एट्रीब्यूट होता और वो नल होता तो मुझे उसके लिए अलग से लगाना पड़ता कोई चेक। अगर यहाँ पे जैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो इसमें मैं पैसेंजर के उस एट्रीब्यूट को भी इनिशियलाइज करके रख सकता था अपने पास और मुझे नल नहीं चेक करना पड़ता उस एट्रीब्यूट का। यस, उस पर भी नल ऑब्जेक्ट पैटर्न लग जाता है बेसिकली। एक चीज़ और यहाँ पे जो थोड़ी है नोटिसेबल कि इवन तो नल ऑब्जेक्ट पैटर्न हमने यूज किया हुआ है हमारे किसी भी क्लास नेम से एट्रीब्यूट के अंदर नहीं है, इवन क्लास नेम हमारा मिसिंग पैसेंजर है इंस्टेड ऑफ के नल पैसेंजर,
ये चीज़ एक वन ऑफ द कोड प्रैक्टिसेस होती है कि हम लोग कभी भी डिज़ाइन पैटर्न्स या उनका नाम जो है अपने कोड में विजिबल ना करें। हम इस तरह ना करें कि कोई स्ट्रेटजी लगा रहे होते हैं, जैसे हमने स्ट्रेटजी पीछे लगाई थी, इट वाज़न्ट समथिंग कॉल्ड ट्रांसमिशन स्ट्रेटजी या एक्सेलरेशन स्ट्रेटजी। हमने उस स्ट्रेटजी का नाम रखा था ट्रांसमिशन बॉक्स। तो ताकि क्लोज टू इंग्लिश रहे हमेशा, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोग डिज़ाइन पैटर्न्स के नाम ना यूज़ कर रहे हो क्लासेस के अंदर। ओके, यहाँ तक कोई सवाल है? एक लास्ट पार्ट पे चलते हैं, या हम चैनल स्किप करके डायरेक्ट काटा पे भी आ सकते हैं। ना भाई क्या करना है? पूछ लेते हैं लोगों से एक और पैटर्न ऑफ रिमूविंग कॉम्प्लेक्स कंडीशनल्स नेस्टेड। तो अगर ऑल कंटेंट पे बाकी लोगों से पूछ लेता हूँ, बहुत सारे लोग आज बोल नहीं रहे, तो सब अगर कुछ +1 या -1 डाल दें। -1 का मतलब है काटा पे चलता, और +1 का मतलब है कंटेंट आखिरी वाला देख लेता। डिप्लोमेसी देखो ना आमिर की। ठीक है, ओके। इस कोड को देखें, ठीक है, थोड़ा देर 5 एटलीस्ट 1 मिनट तो लगाते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कोड कर क्या रहा है। मैं पढ़ देता हूँ दफ़ा। एक ड्राइव कार का फंक्शन है जो कि इग्निशन स्विच सर्विस से कुछ बूलियन लेता है कि इज की इन इग्निशन। अगर की इज इन इग्निशन तो फिर नेक्स्ट सर्विस डोर्स की कॉल करता है और उससे चेक करने की कोशिश करता है कि आर ऑल डोर्स लॉक्ड। अगर सारे दरवाजे लॉक्ड होते हैं तो फिर वो कोई कार सीट्स की क्लास से वहाँ सारी सीट्स लेता है और चेक करता है कि सारी सीट बेल्ट हुक्ड हैं कि नहीं। अगर सारी हुक्ड होती हैं तो फिर जाके गाड़ी जो है वो रूम रूम करती है, चलती है। तो उसमें क्या कोड स्मेल्स, क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है सबको? पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि जो कार ऑब्जेक्ट पास है मैसेज को वो कहीं यूज़ नहीं हो रहा। आखिरी मैसेज कौन सा ड्राइव डॉट कार में जो आपने लाइन नंबर बताओ? लाइन नंबर 1 बेसिकली ये कह रहे हैं कि कार का जो ऑब्जेक्ट हमने पास से कहीं यूज नहीं किया, वो लाइन नंबर 20 पे यूज किया कार डॉट। अगर सारे जो कंडीशन मैच कर गए थे तो जाके यूज हो गया फाइनली। एक तो ये होना चाहिए कि कार ड्राइव कार के अंदर कार नहीं चाहिए, कार डॉट ड्राइव होना चाहिए। एक तो ये भी है। इसमें किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये समझ में नहीं आ रहा। इंग्लिश इतना समझ आ रहा है मुझे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे एकदम से मेरे पे कोड आएगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा और मुझे इस पर समझना पड़ेगा कि इसकी इंटेंट क्या थी। इसकी इंटेंट अगर मैं विजुलाइज करूँ तो काफ़ी सिंपल थी। बेसिकली कोई ड्राइव के उसने प्री सेफ्टी फीचर्स रखे हुए थे कि बिफोर के कोई बंदा एक्सीलरेट दबाते हैं तो वो पहले सारी चीज़ें देख ले कि कीज इन इग्निशन या फिर जो है वो डोर्स आर लॉक्ड या फिर सीट बेल्ट इज हुक्ड और फिर जाके चलना शुरू हो। तो अगर ये कोई अगर एक प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव सोचें, जैसे वो हमें फ्लो चार्ट ही बना के देते हैं एट टाइम्स, तो क्वाइट सिंपल है समझने के कि वो बहुत सिंपल स्टेप्स है, लेकिन जब कोड करने गए तो बहुत मुश्किल आ गया। इमेजिन करें कि इसके अंदर जो एक नया यूज केस आता है, वो कहते हैं कि आप एक और चेक डालो कि स्टीयरिंग व्हील इज फर्मली ग्रिप्ड तो चलना चाहिए। तो इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना जो है वो और मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक लाइन नंबर 20 पे हम लोग एक और इफ चेक लगाएंगे और वहाँ पे फिर हम लोग जो है वो इस चीज़ को वैलिडेट कर रहे होंगे। ठीक है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये बहुत सिंपली दिख रहा है दैट इज सॉलिड प्रिंसिपल जो वायलेट हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि वो नहीं है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक ही फंक्शन सब कुछ कर रहा है, वो इग्निशन भी चेक कर रहा है, डोर भी चेक कर रहा है, सब चेक कर रहा है। बी ये है कि इसमें वो हुआ हुआ है ओपन क्लोज प्रिंसिपल भी वायलेट हुआ हुआ है कि ये फंक्शन जो है ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम्स उसमें काफ़ी जो कुछ लिस्ट किए थे मैंने, एक तो था इट्स हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड, इट्स इवन हार्डर टू डिबग। इसमें कोई मसला अगर आ जाता है एंड इमेजिन समथिंग के थोड़ा कोड और लंबा होता और ज़्यादा चेक्स होते तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता। इट्स इवन हार्ड टू ऐड न्यू फीचर्स कि वो फीचर किस इफ के नीचे किस इफ से ऊपर आएगा। और इसका अगर टेस्ट लिखना हो हमें तो उसका एंट्री पॉइंट सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट है जो कि ड्राइव का और है। मुझे वही फंक्शन यूज़ करके जो है की इज इन इग्निशन भी टेस्ट करना होगा, डोर्स भी टेस्ट करने होंगे, सीट बेल्ट, सारी चीज़ टेस्ट करनी पड़ेंगी। तो एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन ये आ रहा है कि व्हाई नॉट कि हम जो वो सारे जो है एक एक कंडीशन को एक अलग फंक्शन में डाल दें जो कि रिटर्न करे बोल। तो सबसे सिंपल काम तो ये हो जाएगा।
बट स्टिल अगर एक और नुकसान ये हो रहा है कि फिर हमें इफ के अंदर इफ लग रहा है, तो हम ये काम भी कर सकते हैं कि इफ नॉट लगा के ना उसको वहीं पे ब्रेक करा दें। सही है। तो सही है, लेकिन इसमें एक चीज पे मैं एम्फसाइज कराना चाहूंगा, चाची भाई ने भी एक चीज बोली थी कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है फंक्शन की। हाँ, पर अच्छा, उसके बाद इस चीज को बेसिकली मेजर करने का एक सिंपल तरीका ये है कि फंक्शन का पहले नाम देख लेते हैं। वो फंक्शन का नाम है ड्राइव कार, और ड्राइव कार जो है वो इतनी सारी चीजें चेक कर रहा है, और उसके बाद कार डॉट गो व्रूम व्रूम बेसिकली जो ड्राइविंग का कोड है वो चल रहा है। तो ये चार चीजें जो चार चेक्स हो रहे हैं, ये वो ड्राइव कार का पार्ट नहीं है, ये ड्राइव कार का पार्ट नहीं है, बल्कि ये इटसेल्फ एक अलग कोई काम हो रहा है। ये तो प्री ये कंडीशंस हैं एक तरीके से कि ये सारी होंगी तो ड्राइव होगा। एग्जैक्टली यानी कि ड्राइव कार की प्री कंडीशन है ये, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के स्टाइल में इसको देखें तो यस, सही कह रहे हैं। तो ये चीज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम फंक्शन की होती है ना, वो उसके नाम से डिराइव कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज मैटर करती है कि आपने फंक्शन की जो नेमिंग है वो अच्छी की हो, और उसका नेम जो है वो वादे इंटेंट बता रहा हो कि फंक्शन करना क्या चाह रहा है। सबान का इंग्लिश पॉइंट मैं बात काट रहा हूँ। सबान का पॉइंट बिल्कुल सही है कि ना में जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर हम इसको रिजॉल्व करने पे आते हैं कि हमें इस तरह का कोड मिल गया है और हम इसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें इसके फर्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं, जैसे मेहदी ने भी कहा था कि हम ये कर सकते हैं कि हम शुरू में चेक कर लें कि अगर इनमें से एक कंडीशन फेल हो रही है तो वहीं से रिटर्न कराते हैं हम मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स यूज़ करके। और इस कोड को हम मेरे ख्याल से 4 लाइनों में लेकर आ सकते हैं, 4-5 लाइनों में आ जाएगा, और हर ब्रेकिंग स्टेटमेंट वहीं से रिटर्न हो रही होगी वापस। तो उससे ये होगा कि पहले हमें क्लियर एक पिक्चर मिल जाएगी कि जो है वो हमारा रेजोल्यूशन किस तरफ जा रहा है इस फंक्शन का। ये फंक्शन जब रिजॉल्व हो जाएगा एंड देन फिर हम जो है वो, जैसे सुबान ने कहा कि इसको अलग ले जाना चाहिए हमें। यस। लेकिन हाँ बोले मेहदी। आप नजीब आप कंटिन्यू करें। ओके, ये सारी चीज बाकी में है। लेट्स उनको हम एक ना फंक्शन से ब्रेक कर लेते हैं इश्यूज, लेकिन सारे जो सॉलिड प्रिंसिपल है वो फिर भी वहीं रह जाते हैं। ठीक है, और लेट्स से उसको थोड़ा इमेजिन करें कि लेट्स से इतना सिंपलिस्टिक जो रियल लाइफ में इतना सिंपलिस्टिक इफ मतलब एट टाइम्स मिलता नहीं है। ठीक है, और लेट्स से हर इफ के साथ एक एल्स भी लगा हुआ था कि लेट्स से के डिस्प्ले पैनल को एग्जिस्ट करता था जहाँ पे वो रिपोर्ट करता है कि अब कीज इग्निशन नहीं, इसलिए मैं नहीं गाड़ी चल रही है, या अब जो है वो दरवाजे लॉक नहीं, इसलिए गाड़ी नहीं चल रही है। तो यू कैन इमेजिन कि फिर वो जो है वो इफ एल्स भी बहुत जो है गंदा सा हो जाता है। ठीक है, इसको फिर ब्रेक करने का एक तरीका है, जिससे थोड़ा सा ओपिनियनेटेड तरीका है, कि हम करते ये हैं कि इसको ब्लॉक्स में तोड़ते हैं। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो 3 ब्लॉक्स में दिखते हैं विजिबल। एक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कीज को चेक करना कि इग्निशन में है कि नहीं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डोर्स चेक करना कि वो लॉक्ड हैं कि नहीं। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो कार सीट्स हैं वो हुक्ड हुई हुई है कि नहीं हुई हुई सीट बेल्ट से। ठीक है, और फिर देन अगेन अगर मल्टीपल कोई और नए फीचर्स आते हैं बाद में, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि हर एक चीज़ को एक एक क्लास में ब्रेक कर लें। कीज इग्निशन को एक अलग जगह ले जाए विच इज कैन बी कॉल्ड एज अ वैलिडेटर या प्री ड्राइव सेफ्टी चेक। डोर से लॉक एक अलग चेक है वो अलग क्लास में, और सीट बेल्ट और लॉक पकड़ एक अलग क्लास में। और फिर हम लोग जो है वो 1 बाय 1 जो है वो क्लासेस एग्जीक्यूट हों, और अगर वो लेट्स से कि वो कीज इन इग्निशन वो सही है तो वो अगली क्लास को इन्वोक करते हैं और बोलते हैं कि भाई डोर्स चेक करो। और फिर डोर्स को पता होता है कि डोर्स अगर सही है तो उसने सीट बेल्ट और हुड को इन्वोक करना है। और उसको अगर हम उससे देखें, जो हमारी प्रोडक्ट मैनेजर ने हमें जो फ्लो चार्ट भेजा था, तो वो क्वाइट उसके मतलब ह्यूमन रीडेबल के तरह हो जाता है, बहुत सिंपलिस्टिक हो जाता है समझने में। ठीक है, दिस इज समवॉट हाँ चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सुभान बता रहा है। दिस इज समवॉट मॉडिफिकेशन ऑफ चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स से कि अगर जो है कल को डोर्स और लॉक जो है वो फेल होता है तो हम आगे मजीद पास नहीं करते हैं। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होता है कि एक सीरीज ऑफ क्लासेस होती है हमारे पास, जो कि यहाँ पर है, मैं पॉइंटर को लेता हूँ। सीरीज ऑफ क्लासेस होती हैं इस तरह करके। ये जो बकेट है एक मैसेज होता है, हर क्लास जो उसका पॉइंटर होता है नेक्स्ट क्लास का, और नेक्स्ट क्लास को जो बकेट पास करती रहती है, और हर क्लास को उससे वैलिडेट करती है कि उसने लेट्स से जो उसके बाद बकेट आई है या जो ऑब्जेक्ट उसके पास आया है उसके ऊपर उसने कोई एक्शन परफॉर्म करना है कि नहीं करना। जैसे यहाँ पे बीच वाला जो है वो बकेट से पानी से नहा लेता है,
लेकिन बाकी कोई भी नहीं नहाता। फिर दोबारा जब लास्ट वाला है उसका कोई वैलिडेशन मैच करती है तो वो नहा लेता है। जो मॉडिफिकेशन हमारे उसमें ये होता है कि लेट्स से कि अगर कोई किसी कंडीशंस फेल कर जाती हैं तो वो आगे पास नहीं करता, इसके बजाय जो है वो फेल रिटर्न कर देता है। तो यहाँ तक सब क्लियर है, ये बात समझ आती है? इसको थोड़ा क्लियर समझाने के लिए फॉर सोफोमोर्स या दूसरे जो न्यूज जिनको नहीं पता इस पैटर्न का, इसकी बहुत अच्छी एनालॉजी जो होती है वो आपके पास लिंक लिस्ट होती है कि इसमें नोड्स हैं, वो बेसिकली आपके पास क्लासेस हो जाएंगी और हर क्लास के अंदर बेसिकली एक चेक हो रहा होगा और उसकी बेसिस पे नेक्स्ट या उधर से एग्जिट, ये दो दो ऑप्शंस होंगे हर क्लास से। तो ये बेसिकली आप पूरे लिस्ट ऑफ जो आपके पास वैलिडेशन हैं उसके थ्रू जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो। कहीं पे अगर वैलिडेशन फॉल्स आती है तो उसके अगेंस्ट आपने क्या एक्शन करना है वो आप कर सकते हैं। कहीं पे वैलिडेशन ट्रू हो जाती है तो नेक्स्ट वैलिडेशन पे आप मूव कर देंगे। तो इस तरह भी इसको यानी कि सोच सकते हैं पैरेलल में। जब अच्छा ये जाजिर भाई, अच्छी आपने बोलो। आपने एक सवाल पूछा था कि वाई अगर हमें हमारी थ्रू से जो है वो डिटेल जो है वो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, हमें बोलता है कि जो चीज़ नहीं हो रही उसको एरर अलर्ट करें, हम्म तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम, और वो कहते हैं कि सारी एरर अलर्ट करें, तो अगर हम यस, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे तो थोड़ा इशू हो जाएगा। नहीं वो उसमें केटर होता है, मैं दिखाता हूँ आगे उसमें कैसे केटर करते हैं। ठीक है, ओके। तो बेसिकली हम करते हैं कि हम लोग जो है कि एक्स्ट्रा क्लास बनाते हैं जिसको हम कह सकते हैं प्री ड्राइव सेफ्टी सेट से। ठीक है, और प्री ड्राइव सेफ्टी के अंदर जो है वो 3 फंक्शंस होते हैं। एक कोई प्रोसेसिंग होती है जो कि लेट्स से इन डोर्स लॉक के केस में जो है वो डोर्स फैच करती होगी और चेक कर लेती होगी कि 4 डोर बंद है कि नहीं। एक जो वेरिफिकेशन होती है जो कि एग्जिस्टिंग डाटा को यूज करके चेक करती है कि क्या वो करंट प्री ड्राइव सेफ्टी जो है वो है कि नहीं है, इंश्योर करती है। अगर है तो ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को पास करो, वरना फेल कर जाओ। और नेक्स्ट फंक्शन जो है वो बेसिकली पॉइंटर रखता है उसका कि जो नेक्स्ट असर वो है आपकी नेक्स्ट प्री ड्राइव सेफ्टी है वो कौन सी है। जो मेहदी का सवाल है वो यहाँ पे आता है। जो इंश्योर फंक्शन है बेसिकली वो क्या करता है कि पहले प्रोसेस कॉल करता है, ठीक है, तो उसको वेरीफाई करता है उस चीज़ को कि क्या जो करंट सेफ्टी चेक था वो है कि नहीं। अगर है तो नेक्स्ट पे फॉरवर्ड करता है, एल्स जो है वो पैनल में डिस्प्ले कर देता है यहाँ पे कि कौन सी वाली जो क्लास थी वो फेल हुई थी, या कौन सी वाली जो प्री ड्राइव सेफ्टी थी वो फेल हुई थी। तो जो एल्स स्टेटमेंट जो होती हैं जो कि जेनेरिक होती हैं वहाँ पे, वो हम यहाँ पे कैटर कर लेते हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, आई नो थोड़ा सा एकदम से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आई गेस एग्जांपल्स थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ बट जैसे कि इसके अंदर इसको ले लेते हैं डोर। एक सब क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल अगर जो डिस्प्ले पैनल है उसमें मुझे तीनों चीज़ें एक साथ दिखानी है तो वो कैसे कैटर हो रहा होगा? वो भी हो जाता है। बेसिकली जो सेफ्टी ऑब्जेक्ट है ना भी हमारे अंदर, इसमें ये किया हुआ है, दो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, उसमें डाटा रख सकते हो। तो मैंने इस केस में एग्जाम्पल सपोज किया हुआ है कि मैंने बूलियंस रखे हुए कि डोर्स आर लॉक्ड ट्रू और फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, और सीट बेल्ट्स आर बुक ट्रू और फॉल्स, कीज इन इग्निशन ट्रू और फॉल्स। एंड में मेरे पास ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता होगा, और फिर मैं ये कर सकता हूँ उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके जितने अलर्ट्स एक साथ डिस्प्ले करने थे मैं एक साथ भी डिस्प्ले करता हूँ जहाँ से उसने ये इन्वोक किया होगा प्री टाइप सेफ्टी, वहाँ से हम इसको कर सकते हैं। जी समझ आती है? ठीक है, डोर्स और लॉक हमने क्लास में तोड़ लिए। अब हम ये क्या करते हैं, उसका प्रोसेस का फंक्शन जो है वो डोर्स फेच करता है और बूलियन स्टेटमेंट ले लेता है कि आर ऑल डोर्स लॉक, और उसका मैं सेट करा देता हूँ देख के अंदर। ठीक है, ये रिटर्न हो जाता है। तो बेसिकली प्रोसेस आ गया, अब प्रोसेस इसको भेजता है वेरीफाई सेफ में। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सिंपलिस्टिक सा चेक था कि सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही चेक करना था कि आर ऑल डोर्स लॉक्ड और नॉट। किसी और यूज केस में हो सकता है कि कोई वैल्यू लेस देन 50 हो और ग्रेटर देन 10 हो, या कोई और कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो, तो वो यहाँ पे कैटर हो जाती है। और तीसरा ये था कि अगर वो ट्रू होता है, अगर जो वो लेट्स से डोर्स वर लॉक्ड, तो हम फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट उस पर, जो कि नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पर है सील बेल्ट्स और होप। तो बेसिकली लिंक लिस्ट ही बनी हुई है और हमने हर नेक्स्ट वाले का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहीं पे भी फेल करता है तो हम लोग नेक्स्ट वाला इन्वोक नहीं करते, बजाय इसके जो एग्जिस्टिंग सेफ्टी ऑब्जेक्ट था उसको रिटर्न करवा देते हाँ हैं। जैसे भाई यहाँ पे मैं वापस अपना क्वेश्चन वही लेके आऊँगा कि फिर फॉर एग्जांपल अगर तीन चीज़ें थी, डोर थे, उसके बाद जो है वो सीट बेल्ट थी। अगर डोर पे मेरा जो है वो फॉल्स हो गया वेरिफिकेशन तो वैलिडेशन, तो मैं डोर से जो है वो बाहर आ जाऊँगा, मैं आगे सीट बेल्ट चेक ही नहीं कर रहा हूँगा। तो जो डिस्प्ले होगी मेरी उस पर सिर्फ डोर आ रहा होगा, सीट बेल्ट नहीं आ रहा होगा। अच्छा, तो होगा ये कि बेसिकली जो बूलियन रखा था ना मैंने, बाय डिफॉल्ट सबके लिए फॉल्स रखूंगा। ठीक है, तो इस तरह ये होगा कि अगर वो आगे गया ही नहीं तो वो डेफिनेटली इसका मतलब कि वो चेक हो ही नहीं।
तो अच्छा, तुम्हारा केस ये है कि सीट बेल्ट क्योंकि इंश्योर हुई नहीं कभी भी, तो मुझे पता ही नहीं उनकी स्टेट क्या है। जी बिल्कुल। एक वो कर सकते हैं। फिर दूसरा पैटर्न होता है वैलिडेटर पैटर्न कहते हैं आई थिंक। उसमें ये होता है कि आप सारे जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, उसमें ये चेन ब्रेक नहीं करते हैं। और उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि जो एंड में आपका बूलियन ऑब्जेक्ट आता है उसमें सबके ट्रू और फॉल्स लिखे हुए होंगे, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो अभी हमने स्लाइड में कवर नहीं किया हुआ है, लेकिन एनी हाउ तो जो कोड जो पहले दिख रहा था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वो कुछ इस तरह बन सकता है। अर्ली स्टेटमेंट डेफिनेटली इज नॉट द बेस्ट कोड राइट नाउ, लेकिन हमने कोशिश करनी थी कि जब वो कॉम्प्लिकेशन हटाएं तो कुछ इस तरह हो जाएगा कि फर्स्ट सेफ्टी चेक जो भी था, लेट्स से इन आवर केस इट वाज कीज इग्निशन, उसका अगर आप इंश्योर कॉल कर दें तो वो खुद से जो सारे वैलिडेशन चेक एक के बाद एक परफॉर्म कर जाएगा और एंड में सेफ्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। और फिर उसको उसके बेसिस आप चेक कर सकते हैं गाड़ी चलनी चाहिए कि नहीं। तो आई गेस ये काफ़ी डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम दिस टू दिस। और फिर सारी क्लासेज हैं वो इजीली जब टेस्टेबल भी होती हैं और एक्सटेंशन भी बहुत आसान होती है कि कोई भी नई एक्सटेंशन आती है तो हम यहाँ पे चेंज नहीं करते, हम इस क्लास में कोई चेंज नहीं करते, हम लोग जब वहीं पे एक्सटेंशन ऐड कर देते हैं। इस पे कोई और सवाल है? लेट्स से कुछ गाड़ियों में सीट बेल्ट नहीं होते, तो उसमें आप ये चेक नहीं कर सकते। हम्म, तो उसके अंदर हम उसको ऐड नहीं करेंगे ना। ये अगर सीट बेल्ट नहीं होते तो आई थिंक जो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग गेट सीट बेल्ट स्टेट कॉल करते हैं तो शुड जस्ट रिटर्न ट्रू, बिकॉज जो है वो जैसे ये तो वाली उससे नल ऑब्जेक्ट पैटर्न की तरह हो सकता है कि हम एक नो सीट बेल्ट एग्जिस्ट वाला ऑब्जेक्ट बना दें और वो उसकी जब भी सीट बेल्ट स्टेट ली जाए तो दे आर ऑलवेज हुक्ड बिकॉज एग्जिस्ट नहीं करती। एक ये वर्क अराउंड मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, किसी और के पास? बेसिकली आप जो है वो एक बिजनेस केस लेके आ रहे हैं विदाउट अ प्रपोज सोल्यूशन। तो जब भी ऐसा कोई केस आएगा कि किसी गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे पास उसका वो चेक्स भी डिफरेंट होंगे, या वो बेसिकली हमारे पास इस वाले केस पे बिल्कुल मैप भी नहीं हो रही ना ये चीज। अगर अगर सीट बेल्ट ही नहीं है जो कि सबसे बेसिक सेफ्टी है कार्स में, तो बाकी चीजें तो मैटर नहीं करती। फिर बिजनेस नहीं, बट जो दीज भी आर ऑल केसेस होते हैं उनके बिहेवियर्स। डेफिनेटली एक क्लियर सोल्यूशन होना चाहिए। जी बोलिए। अगर क्लियर सोल्यूशन होगा तो फिर हम उसको डिफॉल्ट बिहेवियर में डाल देंगे, जैसे जाजिब भाई कह रहे थे कि नल जो डिजाइन पैटर्न था, नल ऑब्जेक्ट पैटर्न। नल ऑब्जेक्ट पैटर्न। सही। लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज पे काफी डिस्कशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हम्म, सिचुएशन। हाँ, कोई डिजाइन पैटर्न ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ये मेरे खुद की जो है वो ओपिनियनेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि जो है मैं खुद पर्सनली बहुत बार इस सिचुएशन में फंस रहा था। तो डेफिनेटली दिस हैज ह्यूज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये हमने लेकिन रियलाइज की बहुत कॉमन स्टेट प्रॉब्लम थी कि आपके पास फ्लो चार्ट्स बने हुए आ जाते हैं इस तरह से और वो सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही होते हैं, तो उनको भी हम इस तरह इस चेक्स को हम इस तरह हल कर सकते हैं। और डेफिनेटली हम जो भी कोड एक बार लिखते हैं वो हमेशा के लिए नहीं लिखते, हम उसको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर आज हमने इसमें चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाया तो हो सकता है कल को ऐसे हमारे पास जैसे ताहिर भाई ने कहा, हमारे कुछ ऐसे यूनिक किस्म के इश्यूज आ जाएं जिसमें फिर हमें चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से मूव करना पड़ा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, कोड इवॉल्व होता रहता है वक्त के साथ साथ। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको कोशिश करके अगर हम इम्प्लीमेंट कर ले तो अपने पास जहाँ पे हमें नजर आता है इनका यूज केस, तो हमारे लिए बेसिकली मैनेजेबल हो जाता है, कोड रीडेबल हो जाता है, स्टैंडर्डाइज हो जाता है। वैसे हम उस मॉडिफिकेशन के साथ जो ताहिर ने बात कही थी, हम उसको मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम कहीं मैपिंग रख लें अपने पास, तो हम हर केस के हिसाब से ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी मैपिंग हमने यूज़ करनी है और नेक्स्ट आइटरेटर कौन सा कॉल होगा उसमें। आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डेकोरेटर पैटर्न होता है, उसके अंदर हम रन टाइम के ऊपर अपनी जो है वो नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट का बता सकते हैं, तो शायद वो यहाँ यूज कर लें। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हम लोग सीबेड और हुक यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बजाय प्रीड सेफ्टी का वेरिएबल हो और कंस्ट्रक्टर के थ्रू रन टाइम पे पास होता है कि नेक्स्ट इसका कौन सा होगा। और कोई फैक्ट्री है जो कि बनाती है तो उसको पता होता है कि जब सीट बेल्ट लेस कार्स हैं तो उसने डोर्स आर लॉक के बाद डायरेक्टली कोई और चेक पे जाना है। एग्जैक्टली। और हम एक ये भी कर सकते हैं कि जो कार है
कार का ऑब्जेक्ट, तो कार की क्लास जो भी है वो अपने सेफ्टी फीचर्स खुद बता सकती है कि उसके अंदर कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स है। वो अपने सेफ्टी फीचर्स का सेट प्रोवाइड कर देगी क्लास, तो उन्हीं फीचर्स के ऊपर हम फिर ये चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वो चला सकते हैं कि जो फीचर्स उसने दिए हैं सिर्फ वही चेक करने हैं हमने, जो नहीं है उनको चेक नहीं करना। शाह साहब आप जो बात कह रहे हैं वो मतलब बिल्डर बना लिया कार का, कि उसके पास उसकी फीचर्स सारी एग्जिस्ट करती हैं और फिर उसने रन कर लिया, ऐसे ही है ना? ऑफ कोर्स अब जो कार चल रही है तो उसमें कुछ कुछ तो हाँ बताएगी ना कार अपने बारे में कि मैं उसके हाँ, तो पास वो क्या क्या फीचर्स हैं। हाँ, उसका बिल्डर बना लिया उसकी कंपोजिशन का और फिर वो फीचर्स रन कर दें। सॉर्ट ऑफ। ये फैक्ट्री के पास चले जाएगा और वो उसको इस हिसाब से बना देगा। लेकिन उम्माद भाई का जो ओरिजिनल सोल्यूशन था वो भी वायबल है इस सेंस में कि जैसे हमने रिसेंटली वो उसमें चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकता, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं कि हम विजिटर पैटर्न और चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मर्ज कर लें। तो बेसिकली हमारे पास चेन के बजाय एक डायरेक्टेड बेसिकली ग्राफ बन जाएगा, डैग बन जाएगा, उसमें हम विजिट कर लें हर नोड को। तो वो भी हो सकता है, जो उनका ओरिजिनल सोल्यूशन था उम्माद भाई का। आगे बढ़ते हैं। This is it. कार्टा स्टार्ट करते हैं। कार्टा कौन एक्सप्लेन कर रहा है? सुभान कर रहा है? आप अच्छा पहले चीज़ गाइडलाइंस के ऊपर चले जाते हैं। दोज ऑफ यू आर न्यू, हम लोग जो है प्रैक्टिस यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड पेयर प्रोग्रामिंग। द आइडियाज के उसमें जो है वो मोर देन वन इंजीनियर्स एक साथ कोड कर रहे होते हैं। एक बंदा एक्चुअली टाइप कर रहा होता है कोड और बाकी उसको नेविगेट कर रहे होते हैं। जो टाइप कर रहा होता है वो ड्राइवर बन जाता है, वो जो नेविगेटर होता है वो नेविगेटर ही होता है। इसमें द आइडियाज के एक बंदा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स के बारे में सोच रहा होता है कि एरे किस तरह इनिशियलाइज करनी है, मैप रखना है या एरे रखना है। और एक बंदा जो है होलिस्टिक जो है वो व्यू रख रहा होता है दिमाग में कि हमें जो किस सोल्यूशन की तरफ पहुंचना है। और हर 15 मिनट बाद जो हम लोग स्विच कर रहे होते हैं, 15 मिनट बाद कोई ड्राइवर जो होता है नेविगेटर बन जाता है, कोई नेविगेटर जो होता है वो ड्राइवर बन जाता है। इसकी एग्जांपल सबसे अच्छी जो लेफ्ट साइड पे जो गाड़ी रेस ना ये वो है रैली रेसिंग है, तो उससे निकाली हुई है कि एक बंदा जिसका पूरा मैप है और एक बंदा वो सिर्फ ड्राइविंग डिटेल वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि कब गियर अप करना है, गियर डाउन करना है और कब फ्यूल रिफ्यूल करना है। और वो उसको होलिस्टिकली बता रहे हैं कि अभी शार्प यू टर्न आ रहा है तो स्पीड स्लो करनी है, अभी सिर्फ एल टर्न आ रहा है तो जो है वो तेज स्पीड में निकल जाएंगे। तो इस तरह से होती है। किसी और ने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है? इस प्रिंसिपल का ख्याल रखना, फॉर एन आइडिया टू गो फ्रॉम योर हेड इनटू द कंप्यूटर इट मस्ट गो थ्रू समवन एल्सेस हैंड्स। तो जो भी ड्राइव कर रहा है, जो भी कीबोर्ड पे है, उसको जो नेविगेट कर रहे हैं उसके डायरेक्शन को फॉलो करना होता है, उनके इंटेंट को कोड में ट्रांसलेट करना होता है। ऐसा ना हो कि ड्राइवर खुद ही अपना दिमाग लगा के कोड कर रहे हैं और बाकियों को समझना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है टू कीप इन माइंड, नेविगेटर का रोल और ड्राइवर का रोल। और एवरी 5-10 मिनट्स पर आप ड्राइवर नेविगेटर के रोल्स को रोटेट भी करना चाहिए, रोटेट करते रहना चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि स्टॉप वॉच यूज करते हैं और स्ट्रिक्टली 15 मिनट पे स्विच करते हैं या व्हाटएवर डिसाइडेड टाइम जो है, बस कोड करते हुए टाइम को पता नहीं चल रहा था उस टाइम पे। हर ग्रुप के अंदर हम कोशिश करेंगे कि एक बंदा हो जिसने पहले पेयर प्रोग्रामिंग की हुई हो, तो वो गाइड कर सकेगा फिर। ये हमारी कुछ पास्ट लर्निंग्स हैं। रिफैक्टरिंग करते हुए हमेशा टेस्ट ग्रीन रखने, या कोई भी नया चेंज ऐड करते हैं हमेशा टेस्ट ग्रीन रखने। अगर बहुत टाइम तक टेस्ट जो है वो रेड होते हैं, इसमें से कुछ मसला है, मतलब कुछ गलत तरीके से हमने रिफैक्टर करने की कोशिश की है, एंड वी शुड ऑलवेज अनकमिट और वापस ग्रीन पे चले जाना चाहिए। डोंट चेंज प्रोडक्शन कोड दैट इज नॉट कवर्ड बाय टेस्ट। इन केस कोई ऐसा कोड आता है जो कि इसके टेस्ट ना लिखे हो तो पहले उसको टेस्ट लिख लेना चाहिए और फिर उसको रिफैक्टर करना चाहिए। जितनी सेफ रिफैक्टरिंग जो बेसिकली आईडी की शॉर्टकट्स होते हैं इंटेल जे के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं, उनको करें, वो एरर प्रोन नहीं होते हैं। और इन केस अगर टेस्ट हाईली डीकपल वेब इम्प्लीमेंटेशन के साथ कि हम रिफैक्टरिंग करें तो टेस्ट जो वो अलाउ नहीं कर रहे उस चीज़ को, तो पहले टेस्ट को डीकपल कर लेना चाहिए। सुमंत स्क्रीन शेयर कर रहे हो कार्टा एक्सप्लेन करने के लिए? नहीं मैंने कार्टा नहीं बनाया था, मेरे ख्याल साथ नमक कर भाई रहा। कर देंगे, साथ कर दें। बेसिकली इसमें कुछ कैलकुलेशंस हो रही हैं कुछ कंडीशंस पर। इसमें कुछ ऑब्वियस है, इसमें रिफैक्टरिंग दिखेगी जैसे स्विच केसेस और इसकी स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं इस पर, जो रूल्स हम लोगों ने अभी स्टडी किए रूल्स या टेक्निक्स वगैरह।
वो इसमें फॉलो करके इसको रिफैक्टर करना है और फिर इसके साथ में टेस्ट कुछ लिखे हैं अप्रूवल के, ये मेक श्योर करना है कि ब्रेक ना हो। ये स्टेटमेंट प्रिंटर है वो जो इनवॉइस परफॉर्मेंस और प्ले की पे कुछ कंडीशंस वगैरह करके कैलकुलेशंस करके उसके जो है ना कुछ अमाउंट वगैरह प्रिंट करता है, वो फिर इससे वेरीफाई होते हैं। तो ये टेस्ट ऑलरेडी दिखे हैं इसके अप्रूवल टेस्ट, सिर्फ ये टेस्ट शेड यूज़ करना है, मतलब कि हम लोग जो रिफैक्टिंग कर रहे हैं उससे कुछ ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा, ये चीज़ कंफर्म हो जाए और फिर इस पर रिफैक्टिंग करनी है। ठीक है, आगे अच्छे खासे टीम्स हैं, तो कौन स्टार्ट कर रहा है पहले? फाइनली कुछ ये कोड हमारा रह गया था स्टेटमेंट प्रिंटर की क्लास में, तो मैं कमिट से दिखाता हूँ और क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट आइडिया तो हमारा यही था टेस्ट देख के कि हमें बेसिकली डिफरेंट प्लेस बनाने चाहिए। तो हमने प्ले की क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया एंड ट्रेजेडी एंड कॉमेडी प्ले बना दिया था। और उसके अंदर हमने एक और चीज़ कर दी थी कि क्योंकि हर प्ले की अलग बेस अमाउंट थी, तो हमने एक गेट बेस अमाउंट का मेथड बना दिया था एंड उसको कॉल कर दिया था। अच्छा, मीनवाइल स्टेट जो हमारे प्रिंटर्स के जो टेस्ट लिखे हुए थे उसमें जो अननोन न्यू जो प्ले टाइप्स थी वो भी थी। तो इनिशियली हमारा आइडिया ये था कि हम उनकी भी क्लास बना दें एंड लेटर हमने वो रियलाइज़ किया कि हम इसको चेंज करके अननोन प्ले पे रख देते हैं जो कि नल ऑब्जेक्ट पैटर्न को की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये किया कि सिंपली जो परफॉर्मेंस की यहाँ स्टेटमेंट प्रिंटर में लूप था और उसमें बेसिकली हर केस के अंदर आपकी बेस अमाउंट कैलकुलेट हो रही थी, तो उसको हमने बाहर लेके आ गए थे। अब ये आइडिया था कि हमें इस केस को किसी तरह ब्रेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक और चीज़ कर ली थी कि जो हमारी परफॉर्मेंस की क्लास थी यहाँ पे आपके पास एज ए स्ट्रिंग प्ले आईडी आ रही थी, तो हमने उसको क्या कर दिया कि प्ले का ऑब्जेक्ट ही भेज दिया, क्योंकि वो फिर उसी से एसोसिएट करके चीज़ें निकाल रहा था। तो हमने एक चीज़ वो यहाँ पे चेंज कर दी थी। ठीक है, और तो उससे फ़ायदा हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस के लूप पे था वो प्लेस का एक बेसिकली टेस्ट में हम एक मैप पास कर रहे थे एंड वो उस स्ट्रिंग के एसोसिएटेड फिर प्ले का ऑब्जेक्ट निकाल रहा था। तो अब वो डायरेक्टली परफॉर्मेंस की क्लास से डॉट प्ले करके निकाल देगा। तो इससे हमारे पास टेस्ट में भी हमें थोड़ी चेंजेस करनी पड़ी और अब हमें बेसिकली यहाँ पे मैप नहीं भेजना पड़ रहा था। तो हमने टेस्ट में से भी वो मैप रिमूव कर लिया और सिंपली प्ले का ऑब्जेक्ट बना के इनवॉइस की क्लास में जो कि ऑलरेडी जा रहा था, तो हमने वहीं से उसको गेट करा दिया। कुछ ये चेंजेस हुई थी। पहले इनिशियली हमारे पास इस तरह टेस्ट की क्लास में मैप बन रहा था एंड देन हमने उस मैप को रिमूव करके सिंपली प्ले का ऑब्जेक्ट बना दिया था। तो ये चेंजेस हो गए थे। अच्छा, इसके बाद हमने ये किया कि अमाउंट कैलकुलेशन की जो पार्ट था, तो हमारा आइडिया ये था कि वो चीज़ इनवॉइस में होनी चाहिए कि अमाउंट कैलकुलेशन वो चीज़ इनवॉइस में करे। तो हमने एक जनरेट इनवॉइस का मेथड बना लिया और उसमें परफॉर्मेंस भेज दी और बेसिकली जो फॉर लूप का पार्ट था वो हमने यहाँ पे फॉर नाउ रखा एंड देन फर्दर उसको रिफैक्टर करने की कोशिश की और गेट वॉल्यूम क्रेडिट भी बना दिया। तो इससे फ़ायदा ये हो गया कि हमारे पास जो स्टेटमेंट प्रिंटर के अंदर था, तो हमने सिंपली दिस अमाउंट करके इनवॉइस डॉट जनरेट इनवॉइस कर दिया और परफॉर्मेंस उसके अगेंस्ट भेज दी एंड बाकी जो थोड़ा बहुत पार्ट हो रहा था वो यहाँ पे रख दिया हमने। अच्छा, फर्दर फिर हमने क्या किया कि ये थोड़ी सी चेंजेस करने की कोशिश की थी कि जो वॉल्यूम क्रेडिट है वो बाहर लेके आ जाए सारी परफॉर्मेंस का एक साथ। अच्छा, तो इसके बाद हमने क्या किया कि जो क्लास थी दूसरी प्ले की, हमने उनको रिमूव करके एक अननोन प्ले की क्लास बना दी थी जो कि यहाँ पे है। और उसमें बेसिकली हमने ये चीज़ रखी कि हमने जो बेसिकली वहाँ पे स्विच के केस में एरर रिटर्न थ्रो हो रहा था, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे थ्रो करा दी थी सिंपली। अच्छा, अब मैं यहाँ से बता देता हूँ। तो अच्छा, इसके बाद हमने एक और चीज़ चेंज की थी कि जो हमारे प्लेज हैं वहाँ पे पहले हमने एक ओवरराइड मेथड रखा था बेस अमाउंट।
तो इवेंचुअली हो ये रहा था कि ऑडियंस की बेस पे वो बेस अमाउंट में ही कुछ ऐड करके रख रहा था, तो हमने उस मेथड को भी रिमूव कर दिया और सिंपली एक मेथड बना दिया जो कि टोटल अमाउंट बेस्ड ऑन ऑडियंस है। तो ये आपकी बेस अमाउंट थी जो कि शायद इनम में या कहीं पे अच्छे तरीके से हो सकती थी, हमने इसको एज इट इज लिख दिया एंड वो चेक लगा के आपके हर प्ले के अगेंस्ट उसकी अमाउंट रिटर्न कर देता है। सो अब बेसिकली आइडिया ये था कि इसके बाद हमने एक और चीज़ की जो कि मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं ये लॉजिक दिखा देता हूँ। सो अब बेसिकली वो जो स्टेटमेंट प्रिंटर का पार्ट था, अब उसमें कुछ ये हो रहा है कि हम सिंपली परफॉर्मेंस पे आइट्रेट करा रहे हैं, जनरेट हर इनवॉइस जनरेट करा रहे हैं एक परफॉर्मेंस के अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट उसके वॉल्यूम क्रेडिट्स जनरेट करा रहे हैं एंड वो टोटल अमाउंट एंड सिंपली ये जो अप्रूवल टेस्ट के लिए इसने स्ट्रिंग पे चीज़ें रखी थी। अच्छा, अब हमने बेसिकली स्टेटमेंट प्रिंटर के लिए रोजमिन बाजी का आइडिया ये था कि हम इसको प्रिंटेबल कोई इंटरफेस बना दें ताकि ये जो पार्ट यहाँ पे हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्ट था परफॉर्मेंस के लिए प्रिंट का, जो कि कर ये रहा था कि परफॉर्मेंस के अगेंस्ट एक स्ट्रिंग रिटर्न करा रहा था, जिसमें तो हमने वो सिंपली उस एक प्रिंटेबल इंटरफेस बनाया और हर क्लास के अगेंस्ट जो उसका पार्ट था, जैसे प्ले के लिए जो प्रिंटेबल इंटरफेस होगा वो उसका सिर्फ नेम होगा, और सिमिलरली परफॉर्मेंस के लिए ये एक स्ट्रिंग होगी, और रेस्ट जो काम है कैलकुलेशन का इंटरफेस प्रिंटेबल, उसमें वो कैलकुलेशन को अपेंड करा रहा होगा। सो दिस वाज द एंटायर आइडिया, और फाइनली हमने यहाँ पे इसको इनवॉइस डॉट प्रिंट करा दिया था। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, या अगर रोजमिन बाजी हैं तो वो कुछ शेयर करना चाहें तो कर दें। आई थिंक ये कि प्रिंटेबल का आइडिया यही था कि हमारे पास जो चीज़ें हैं लाइक इनवॉइस है, इनवॉइस को पता होना चाहिए कि उसको प्रिंट किस तरीके से करना है, अगर वो प्रिंटेबल है तो उसे पता होगा, राइट। तो स्टेटमेंट प्रिंटर को इनवॉइस की एक एक चीज़ पिकअप करके उसके ऊपर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करने चाहिए, इंस्टेड इनवॉइस खुद बता दे कि उसे प्रिंट किस तरह से होना है। तो इससे हमारे पास ये हुआ कि जो स्टेटमेंट प्रिंटर की क्लास है उसके अंदर हम बहुत डीप डाउन जाते जा रहे थे, लाइक इनवॉइस उठाते थे, फिर उसके परफॉर्मेंस उठाते थे, उसके बाद फिर उसके प्ले उठाते थे, फिर उसका नेम उठा के फिर प्रिंट करते थे। तो जो हमारे पास मल्टीपल डॉट्स आ रहे थे तो वो हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया टू 1 डॉट पर लाइन, जो हमारा रूल था उसके हिसाब से। तो यस, हमें इनवॉइस दिखाओ, इनवॉइस का प्रिंट में क्या क्या लिखा हुआ है? बेसिकली जो इनवॉइस जनरेशन के लिए सारी चीज़ें हैं वो बेसिकली ये रिजल्ट में अपेंड होंगी ना, अमाउंट एंड वॉल्यूम क्रेडिट्स, तो वो दोनों चीज़ें हैं और एक ही स्टेटमेंट। मुबीन कुछ ऐड करना है? यस या मुझे मतलब सीखने में बहुत मिला इसमें, मतलब बहुत सी चीज़ें पता चली जो नहीं पता थी मुझे, और जावा में मतलब इतना कोड किया भी नहीं था इसकी वजह से। बस यही ऐड करना। ओके, चलें अब मैं शेयर कर देता हूँ। दोनों हाथ टेबल पे रख लो। मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने कोशिश ये की है कि इफ्स मैक्सिमम हद तक हट जाए, तो मेरा जो है ना तकरीबन पूरा हमारा सोल्यूशन बेसिकली सारा इसी के अराउंड घूमता है। सबसे पहले हमने मैं ना फाइनल सोल्यूशन दिखाऊंगा, मैं कोड का एवोल्यूशन नहीं दिखाऊंगा। मेरी आवाज आ रही है? यस, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन बेसिकली सिर्फ इतना सा है कि आपके पास जो है ना हमने ये किया कि इंस्टेड ऑफ ये कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो उसमें बेसिकली हमने जो है ना ये इंजेक्शन कर दी स्ट्रेटेजी की। हमने इसको रिवर्स में इस तरह नहीं किया कि प्ले की टाइप्स नहीं बनाई, क्योंकि हमने वो लिटमस टेस्ट जो स्लाइड्स में बताया था कि अगर किसी क्लास को एक्सटेंड करना है या स्ट्रेटेजी पैटर्न लगाना है, तो उसमें हमने ये चीज़ नोटिस की थी कि उसमें लिखा था कि प्ले, जब हमने इसको ये किया कि कॉमेडी इज अ प्ले, तो ये चीज़ बेसिकली सेंस नहीं बनाती, क्योंकि कॉमेडी इज़ अ वेरी जनरल थिंग और हर कॉमेडी प्ले नहीं होती। सिमिलरली ट्रेजेडी का भी यही सीन था।
तो इसलिए मैंने इस तरह हम लोगों ने उसको इस तरह एक्सटेंड नहीं किया। सोमान का आइडिया था कि हम ना इसमें स्ट्रेटजी इंजेक्ट करते हैं हर क्लास में। तो उसका हमने ये तरीका किया कि इनवाइस कैलकुलेटर का एक इंटरफेस बना दे जो कि अमाउंट और क्रेडिट्स कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन ऑडियंस, और हमारे पास जो परफॉर्मेंस की क्लास है उसमें ये इंजेक्टेड होता है। और इंजेक्ट करने के लिए इसको हमने जो है ये फैक्ट्री बनाई थी, और फैक्ट्री सिंपली क्या करती है कि इसको हम प्ले टाइप भेज देते हैं, और ये जो है हमको एक स्पेसिफिक उसके अगेंस्ट जो है वो डिपेंडेंसी ला के दे देती है कैलकुलेटर की। 3 टाइप से कैलकुलेटर है, कॉमेडी, ट्रेजेडी और नल टाइप के लिए हमारे पास डिफॉल्ट है अननोन प्ले कैलकुलेटर। तो तीनों की अलग अलग सिंपल इम्प्लीमेंटेशंस हैं कैलकुलेशन की। अमाउंट स्ट्रेटजी की फैक्ट्री हमने दिखा दी, कॉमेडी, ट्रेजेडी और अननोन। कॉमेडी की सिंपल जो आपके पास लॉजिक है वो ये रही, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं की। और ये क्रेडिट्स की लॉजिक है, ये अमाउंट की लॉजिक है, ये एज इट इज़ कॉपी कर दिया। इसको डेफिनेटली हम लोग इफ हटा सकते थे, इसको सेट करके मैथ डॉट मैक्स वगैरह लगा के इसको छो जाता है इधर, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया ऐसे। सिमिलरली ये भी लॉजिक एज इट इज़ कॉपी की हुई है। स्ट्रीम्स आ रही हैं भागते हुए। अच्छा, और ये अननोन प्ले कैलकुलेटर के अंदर सिंपली एरर थ्रो किए हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब जो मजे का काम हुआ है वो हुआ है आपके पास इनवॉइस में। इनवॉइस के अंदर बेसिकली जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंटर का फंक्शन था ना, वो जो क्लास थी वो हमने बिल्कुल खत्म कर दी। इनवॉइस जो है वो बेसिकली खुद प्रिंट होती है। और एक चीज नोटिस की थी कि इनवॉइस के अंदर बाद में कोई परफॉर्मेंस लिस्ट में ऐड नहीं हो रही, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही जो है ना हमने ये अपना रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लिया था। कैसे? 2 प्राइवेट फंक्शन बने हुए हैं, वो सिंपली क्या करते हैं कि जो भी परफॉर्मेंसेज होती हैं उनका बेसिकली उनका हर किसी की परफॉर्मेंस पे गेट अमाउंट करके उनको सम कर लेता है, गेट गेट्स करके सम कर लेता है। ये टोटल्स के लिए हमने कर लिया। उसके बाद प्रोसेस परफॉर्मेंस का एक फंक्शन है जो एक परफॉर्मेंस लेता है और करंट स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट लेता है और उसमें कंकैटिनेट करता जाता है ये फाइल्स। ये आपके पास स्ट्रिंग्स। जनरेट प्रिंटेबल स्ट्रिंग एक फंक्शन है प्राइवेट जो कि करता ही है कि जो फाइनल प्रिंटेबल आउटपुट होता है ना अपने पास उठा के प्राइवेट रख लेता है, और जब भी प्रिंट कॉल होता है तो बेसिकली जो प्रिंटेबल रिजल्ट होता है वो रिटर्न कर देता है। ये काम इसलिए करके रखा है क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन के वक्त ऑलरेडी सारा चीज़ें मिल जाती हैं, तो इट डजंट मेक सेंस कि जब भी प्रिंट कॉल हो तो हम ये सारी कैलकुलेशन और सब कुछ दोबारा करें। तो एक बार जब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बन के स्टोर हो जाती हैं तो प्रिंट के वक्त सिंपली रिटर्न हो जाती हैं, इसमें और कुछ नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली फॉर ईच परफॉर्मेंस वी प्रोसेस इट, उससे ये वाली लाइन ऐड हो जाती है, बाकी लाइंस सिंपली वही हैं और एंड में रिटर्न हो जाता है 2 स्ट्रिंग्स है। उसके अलावा बाकी बहुत सिंपल सी क्लासेस हैं। हाँ, ये बेसिकली इंजेक्शन हो रही है इस जगह पे हमारी इनवाइस कैलकुलेटर की। ये चीज़ मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ। फैक्ट्री मुझे इधर बनानी पड़ी थी क्योंकि अगर मैं फैक्ट्री ना बनाता तो मुझे इस जगह पे बेसिकली स्विच केस लगा के प्ले टाइप के बेसिस के ऊपर इधर वो डिपेंडेंसी लानी पड़ी थी कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर की डिपेंडेंसी जो है वो फैक्ट्री बना के मैंने सेट की है। एक जगह पे हमको सिंगलटन हमने यूज़ किया, वो हमारे पास रिपोजिटरी। बिल्कुल। इस जगह पे जो है ये हो रहा था कि हमने एक चीज़ नोटिस की कि दे वर यूजिंग अ मैप, प्रिंट करते वक्त एक मैप यूज़ कर रहे थे जो कि बेसिकली डेटाबेस कनेक्शन को मॉक करने की या सिमुलेट करने की कोशिश कर रहा था। तो हमने उस चीज़ को बाहर निकाल लिया और हमने इसको बेसिकली एक रिपोजिटरी की क्लास बनाई, और इसके अंदर बेसिकली ये जो टिपिकल फंक्शन होते हैं रिपोजिटरी के वो हैं। इसको हमने सिंगलटन पैटर्न से कर लिया ताकि हमारे पास वो ना हो आपके पास बार बार हर जगह इसकी। हाँ, बेसिकली हमारे पास एक ही डाटा सोर्स पीछे जो ये मैप है ये पड़ा हो, हम इसको यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हमने सिंगलटन पैटर्न यूज़ कर लिया। दैट्स इट, ये हमारा सोल्यूशन है। इफ़ काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए, सिर्फ जो इफ़ अब रह गए हैं वो बेसिकली कैलकुलेशन में अमाउंट की कैलकुलेशन में रह गए, बाकी सारे खत्म हो गए। सब चीज़ें जो है वो अब फैक्ट्री या पैटर्न्स का यूज़ करते हुए एलिमिनेट हो गई।
तो आप कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। इनवॉइस की जो क्लास है उसमें मेरा क्वेश्चन था कि प्रिंट वाला जो काम है वो इनवॉइस की क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, प्रिंट बेसिकली इनवॉइस अगर हम देखें ना तो इनवॉइस ऐसी एक चीज़ होती है जो कि यूजुअली प्रिंट करने के लिए, किसी को ईमेल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं पर्सनली यही सोचता हूँ कि इनवॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिंट हो सके, प्रिंटेबल फॉर्म में एटलीस्ट मिल सके हमें। प्रिंट करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न करिए जो कि प्रिंटेबल कहीं भी फॉर्म यूज़ में कर लें आप, मतलब ईमेल कहीं में भी यूज़ यूज़ कर कर लें लो। या कहीं, ठीक है। यस यस, तो सही है। बेसिकली ये टेक्स्ट फॉर्मेट में रिटर्न करिए इनवॉइस, तो आई थिंक इसी का पार्ट है। सही। और कोई सवाल? टीम के फंक्शंस खोलना भी देखना। कौन से? स्ट्रीम्स ये वाले, ये सिंपल फंक्शन है, कुछ भी नहीं इसमें। सारी परफॉर्मेंसेस का अमाउंट का सम कर रहा है और सारी परफॉर्मेंसेस के क्रेडिट्स का सम कर रहा है। तुम लोग भी आर्ग्यू कर रहे थे बीच में कि एक फॉर के लूप को दो फॉर के लूप में तोड़ दें, तो आई गेस ये वाली चीज़ बेसिकली जब भी हम फंक्शनल पे जाते हैं तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होती है हमें कि हम डाटा को जो है वो मल्टीपल पासेस कर सकते हैं, उससे हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए डाटा के ऊपर। मतलब इससे जो ये बहुत इजी टू ग्रैस्प है कि एक फंक्शन से एक काम करता है, फंक्शन से एक काम करता है, rather than जो तीन चार रिस्पांसिबिलिटीज कर रहा था। और उससे बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब देखें ये जब मैंने इतना सा काम किया ना, और थोड़ा सा और इधर एक हाँ ये देखें, ये टॉप पे मैंने पहले टोटल्स अलग करके रख लिए, और पहले हो ही रहा था, टोटल भी कैलकुलेट हो रहे थे, डाटा भी मंगवा रहा था वो, और उसके अलावा जो है ये हर सिंगल एंट्री के लिए अलग से जो करंट अमाउंट आ रहा था वो भी यूज कर रहा था। तो वो सारी चीजें मिल के जो है ना वो एक ही फंक्शन के अंदर बहुत ज्यादा वो मुश्किल हो रही थी। लेकिन जब इनको मैंने ब्रेक किया तो ये बेसिकली सारे 5 लाइन से कम वाले फंक्शंस बन गए। एक चीज नहीं समझा, परफॉर्मेंस में जो लाइन नंबर पीछे 50 लाइन 50 ये सही है। हाँ, पर फर्स्ट प्रोसेस परफॉर्मेंस क्या करता है? प्रोसेस परफॉर्मेंस ये करता है कि इसके पास परफॉर्मेंसेस की जो लिस्ट है ना, उसमें से एक एक करके परफॉर्मेंस आती रहती है। वो हर परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ये वाली एंट्री डाल रहा होता है सिंपली। ये वाली एंट्री बेसिकली क्या होती है, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ये बेसिकली ये चीज़ है। ये 3 परफॉर्मेंसेस हैं, ये एक सिंगल परफॉर्मेंस है, और ये प्रोसेस परफॉर्मेंस जो है ना बेसिकली ये वाली स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ये वाली लाइन ऐड कर रहा है। उसके लिए उसको ये वो प्ले का नाम निकाल के लेके आ रहा है, और उसको सीट्स पता लग रही है परफॉर्मेंस से, और उसका अमाउंट जो है वो बेसिकली कैलकुलेट हो रहा है इस इनवॉइस कैलकुलेटर से बेसिकली। जबरदस्त होंगे। अच्छा एक सॉल्यूशन मिल गया देखने को यूजिंग स्ट्रैटेजी। दो आई थिंक एक या दो बाकी हैं, तो नेक्स्ट पे चलता हूँ। यस यस, श्योर, प्लीज दो बाकी हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हमने भी यही किया था, जो आमिर ने किया था वो यही किया था कि हमने प्ले के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर जो डायरेक्ट प्ले आईडी यूज़ हो रही थी, तो उसको रिप्लेस करके हमने ये कर दिया कि डायरेक्ट प्ले यूज़ करवा दिया, और इसके लिए हमें जो है वो टेस्ट जो है वो अपडेट करने पड़े थे। तो ये चीज़ कर ली थी आमिर वाली सेम हमने। उसके बाद फिर हमने ये किया था कि इस वक्त जो कोड जिस कंडीशन में वही दिखा रहा हूँ मैं आपको। सो इसमें ये हुआ था हमारे पास कि हमने स्ट्रेटजी लगाई थी परफॉर्मेंस के ऊपर, बेस अमाउंट के ऊपर भी लगाई थी पहले, लेकिन फिर ये हुआ था कि उसको काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया, तो वो सिंपल ही हमने कर दी थी। लाइक अगर जो है वो हमारे पास प्ले की टाइप जो वो स्ट्रेटजी आ रही है, तो सिंपल जो भी बेस अमाउंट है वो आ जाएगी, और इस बेस अमाउंट को फिर आगे हम यूज़ कर रहे थे अमाउंट गेट करने के लिए। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि हमने एक ऑडियंस की क्लास बनाई थी, और इसके अंदर भी जो है वो स्ट्रेटजी लगाई थी ऑडियंस के प्ले टाइप के ऊपर, कि प्ले टाइप जो आ रही है उसके बेस पे हम एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो लेके आ रहे होंगे, और वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो स्ट्रेटजी पैटर्न के ज़रिए आगे से हमारे पास आ रही होगी।
अब ये काफ़ी यानी इफ़ वाला कोड था, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने थोड़ा टर्मिनल लगा के थोड़ा हैक कर लिया, लेकिन ये है कि ये सिंगल वन लाइनर हो गया था, लेकिन थोड़ा एम्बिग्यूस भी हो गया उसकी वजह से। सो जो स्टेटमेंट प्रिंटर की क्लास है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपल वही चीज़ हो रही है। इसमें ये कर लिया कि हमने यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया था कि जितना भी हमारा अमाउंट है वो परफॉर्मेंस के अंदर से आ रही थी, और यहाँ पे कुछ कैलकुलेट नहीं हो रहा, सब कुछ वहाँ कैलकुलेट हो रहा है। इसी तरह जो ऑडियंस है वो भी हमने ये किया था कि परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो ऑडियंस के अंदर एक काउंट मौजूद है जो हम लेके आ रहे थे। तो ये जो चीज़ हमने लास्ट काटा में सीखी थी, तो वो चीज़ अप्लाई करने की कोशिश की थी कि जो है वो 2 डॉट ना लग रहे हो, बल्कि एक ही डॉट से आपका काम हो रहा हो। सो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई की थी। उसके अलावा और कुछ इतनी चीज़ ख़ास नहीं की थी, सिंपल हमने तो यही है। ताहिर भाई कुछ बोलना चाहें आप? तो ये वही ज़्यादातर गाइड कर रहे थे। ताहिर म्यूट है। वो सप्लायर वाला सीन दिखाइएगा, किस किस क्लास में था वो सर? सप्लायर वाला परफॉर्मेंस ऑडियंस, ये क्या कर रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट ट्रेजेडी के केस में? कॉल बैक मेथड जो है वो। ओके हाँ सही है सही है सही है, गुड, वेरी नाइस, सही। ये क्या है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो वेरी हो सकती है पर प्ले टाइप। यस यस यस, हाँ ये वो बेसिकली स्ट्रेटेजी है, लेकिन आपने उसे लैम्डा फंक्शंस में जो हमने किया बेसिकली आपने लैम्डा में किया हुआ है, वही चीज़ है, सही सही, ये चीज़ मेरे को नहीं थी। सो ये काउंट जो है, काउंट सप्लायर के अंदर जो इंटीजर हम लोग पास कर रहे हैं, ये उससे काउंट अंदर चले आएगा फंक्शन में। बिल्कुल, जो आप इंटीजर सप्लाई कर रहे थे वो ऑडियंस के अंदर जा रहा है, और ऑडियंस में वो काउंट कर रहा है। इसमें हमने स्पेसिफिक सब क्लासेस इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जो डोमेन बाउंड्रीज है वो क्लियर नहीं हो रही थी कि किस में अमाउंट कैलकुलेशन जानी चाहिए। तो एक डिस्कशन चली थी कि परफॉर्मेंस में होना चाहिए, प्ले में होना चाहिए, ऑडियंस में होना चाहिए। सो हमने उसमें सब क्लासिंग ऐड नहीं की थी। बिकॉज़ वो 3 वाला रूल वायलेट नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ 3 दफ़ा नहीं हो रही थी इसलिए। काफ़ी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, नाइस। और 5 क्लासेस के अंदर कंपाइलर भी खुश होगा। और कोई क्वेश्चन? लर्निंग ये चीज़ जो लर्निंग मेरे लिए यही थी कि एक तो ये, क्योंकि मैं स्टार्ट में ये कह रहा था कि क्लासेस बना लें, तो उन्होंने ताहिर भाई ने कहा नहीं, इसको सिंपल जो है वो स्ट्रेटजी से जो है सप्लायर लगा के कर लो। सो ये थोड़ी सी नई लर्निंग थी मेरे लिए। सही। आप लास्ट वाले मूव करते हैं, रेट्रो कर लेते हैं। हम लोगों का सोल्यूशन इतना कोई खास नहीं था। उन्होंने सिंपल स्टेटमेंट प्रिंटर्स के अंदर से जो स्विच की स्टेटमेंट्स थी उनको अलग अलग करके जो सब क्लास पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू जो सेट कर दिया था कि वो कैलकुलेट अमाउंट और कैलकुलेट वॉल्यूम क्रेडिट जो है प्ले के टाइप की बेसिस पे आगे प्रोपेगेट हो जाएंगे उनके स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन पे। बाकी जो है यहाँ से जो है प्रिंट के उससे जो एक अलग फंक्शन ने तोड़ दिया था कैलकुलेट के, जिसमें मसला ये हुआ था कि इसके रिटर्न की स्टेटमेंट्स काफ़ी सारी थी, मतलब बहुत जिसमें रिटर्न करना था वो काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऊपर मूव करनी पड़ेंगी। बाकी जितना खास नहीं किया जो बताया था हम लोग को। अच्छा इसमें एक मसला हम लोग को ये आ रहा था कि आइदर हमें ऑडियंस को जो है के अंदर प्ले के अंदर मूव करना चाहिए नहीं, क्योंकि प्ले और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा था। हमारा ये क्वेश्चन था हमारे भाई का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि प्ले लेट सपोज अगर जब स्केड्यूल होता है कोई प्ले तब उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है और
परफॉर्मेंस का ऑब्जेक्ट तब बनता है जब वो प्ले हो चुका होता है। परफॉर्मेंस फिर हमें हमारे पास तभी आएगी जब वो हो चुका है, तो हम लोग प्ले के अंदर वो कर सकते हैं। प्ले ब्लूप्रिंट है और परफॉर्मेंस उसके इंस्टेंसेस हैं। यस, ये हम भी ऐसे बहुत क्वेश्चन में फंस रहे थे बार बार कि जो है प्ले में जाना चाहिए इसको या ऑडियंस को, ये बार बार ऑडियंस पास करना पड़ रहा था प्ले करने में, बट देन फिर हमने इसको फिर उसी ध्यान रखा। वैसे बाकी है कि हम लोग जो है वो बहुत सारे 7 पैटर्न्स बोला था और ताबिश भी जैसे हम बिल्डर यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने ये डिसाइड किया है कि आज का जो एजेंडा है हम वो उसके ऊपर जो है ना उसको पहले प्राइमरी वो फॉलो करते हैं और इसको कंप्लीट करके फिर देखते हैं कि हम और कौन से पैटर्न्स इस पे कर सकते हैं। एक और चैलेंज हमारे पास एक ये भी था डिसीजन लेने का कि जैसे हमने यहाँ पे उसके नेम्स हटा दिए और हमने उसकी जगह इनवैलिड रख लिया, लेकिन उसके कुछ नेम्स थे पर्टिकुलर जो हमने अब मिस कर दिए यहाँ पे। और ये कि ये डिसीजन जो है ना वो यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए, ये कोई ऑटोमेटेड डिसीजन होना चाहिए था कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती कोई मैप में या कहीं पे भी तो इनवैलिड की क्लास बना दे। तो ये कुछ चीज़ें थी, हम इस पर बात कर रहे थे लेकिन हम इसको ख़त्म नहीं कर सके। बाकी साद का फर्स्ट टाइम था और हमजा ने बीच में ज्वाइन किया था, अगर वो लोग कुछ ऐड करना चाहें। सॉरी, फर्स्ट टाइम सभी का फर्स्ट टाइम था। काफ़ी सीखने को मिला मुझे इससे, कोडिंग प्रैक्टिस मालूम हुई और इंशाल्लाह आगे भी होगा, सीखने को मिलेगा। एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट लोगों के तरीके और उसके बाद जो है उन सब की डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है जो कि एक आम टाइम पे आपको नहीं सोचने को मिलती। एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस कैसे यूज़ होती हैं। जो हमारा वाला पार्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, वो वाकई में ऐसे ही होना चाहिए कि हम लोग खुद से क्लास इनिशिएट करते हुए ना बता रहे हो कि हम इनवैलिड क्लास इनिशिएट कर रहे हैं। आई गेस कोई फैक्ट्री या कोई चीज़ होनी चाहिए थी जो कि डिसीजन ले रही हो क्रिएशन के टाइम पे कि जो है वो ये जो क्लास है ये कॉमेडी है, रेडली बनाई है या इनवैलिड बनकर आ गई है। मुजम्मिल का भी यही आइडिया था कि यहाँ पर की फैक्ट्री यूज़ कर लें जिससे हम क्लासेस बनवाएं। मुजम्मिल अगर है तो वो अपना फीडबैक भी दे दे अभी। मुजम्मिल जी सर हूँ मैं, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था इसके लिए कि हम जैसे हार्ड कोडेड एक तरह से दे रहे हैं ना कि इनवैलिड या अनडिफाइंड, तो इसका ना एक पैटर्न होना चाहिए कि हमारे पास कुछ जगह किसी जगह पे डिफाइन हो कि ये हमारे पास जो है ये डिफाइंड प्ले की क्लासेस हैं, सब क्लासेस, और ये कुछ हैं जो अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड वाला वो जो हमारे पास फैक्ट्री क्लास हो ना वो बना के दे ऑब्जेक्ट, ना कि हम इसको बताएं कि तुम ये बनाओ। और उसके अलावा वैसे तुम्हारा फीडबैक के कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट था आज? ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा, ये फरमान भाई से भी अच्छी खासी चीज़ें सीखने को मिली। बाकी जो मेरे साथ साद नाम का लड़का था, कोई दूसरा था, वो भी अच्छा था। यानी कि मल्टीपल यानी थॉट सीखने को मिल जाते हैं कि यार इस तरीके से भी काम हो सकता है। एक पिक्चर ले लेते हैं, उसके बाद जो रेट्रो बोर्ड की लिंक्स शेयर की उस पर आ जाते हैं।